चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3। अब तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देख रखा है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्टकट सीखा था। वो शॉर्टकट बहुत जरूरी है। अगर तुमने नहीं देखा तो सबसे पहले जाओ लेक्चर नंबर 1 की तरफ, जो तुम्हें मिल जाएगा इसी चैनल पे। वहां पे उसको देखो जरूर, नहीं तो आज का लेक्चर तुम्हें बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसे लगेगा कि डायरेक्ट ये तो रटना जैसा है नहीं, जबकि उसके लिए एक शॉर्टकट बोला गया है कि कैसे हम लोग उसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में तो मेनली अपना मोनोसेक्राइड्स के ऊपर बेस था कि हम लोग मोनोसेक्राइड्स को कैसे, उनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखें, फिशर प्रोजेक्शन को खास करके कैसे हम लोग बना पाए ना। अच्छा, सेकेंड लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस देखा था कि ओसाजोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, सॉर्बिटॉल कैसे बनेगा, कैसे हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन, और एक छोटा सा टर्म सीखा था रिड्यूसिंग शुगर। बोलते थे जो लोग टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर पाते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोल देते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एक जानकारी के लिए मैं बताऊं, सारे मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। अगर कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए, करेक्ट होता है। कोई भी मोनोसेक्राइड हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो मैनोज हो, चाहे वो मतलब कोई भी हो, गोलोज, आइलोज, गैलेक्टोज, टाइलोज, जो भी मोनोसेक्राइड्स होंगे, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, क्योंकि सब लोग फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, या फिर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। चलिए, तो अब तक हमारे पास इतना कंटेंट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहले मैं जल्दी से बोल देता हूं। आज के लेक्चर में 2 छोटी छोटी चीजें, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विद HI रेड फास्फोरस, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी डायरेक्ट ऐसे सस्ता क्वेश्चन पूछने के लिए कंपटीशन एग्जाम में दे देता है। और हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमीन, ये 2 छोटी छोटी रिएक्शंस। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और रिएक्शंस। अब एक चीज ध्यान रखना कि लेक्चर आज का थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, और पूरी गारंटी है इसी लेक्चर से तुम्हारे एग्जाम में, जेईई में या नीट में क्वेश्चंस आते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, डाइसेक्राइड्स देखेंगे, पॉलीसेक्राइड्स देखेंगे, बहुत सारा अपने पास रहेगा। ठीक, पूरा का पूरा तुम्हें फोकस करके रखना होगा, कंसंट्रेशन रखना होगा, और ध्यान से देखोगे तो बड़ा आसान लगेगा सर। चलिए, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद सीखेंगे ईपीमर। ईपीमर्स क्या होते हैं, कैसे 2 स्ट्रक्चर्स बने हो तो हम कैसे उनको बोलें कि ये क्या है एक दूसरे के, स्टीरियो आइसोमर्स के ही फॉर्म है ये, इनके बारे में सीखेंगे। ईपीमर्स हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ टेस्ट देखेंगे जहां से ये डाउट होगा कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या वो ओपन चेन में होते हैं या फिर किसी और फॉर्म में होते हैं। तो वो 2 टेस्ट होगा, एक हमारे पास होगा सिप टेस्ट, और एक होगा अपने पास सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। जो कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोगों ने देखा होगा कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड दे जाते हैं। ऐसे सिप टेस्ट, आज एक नया टेस्ट देखेंगे। इन टेस्ट के बाद एक चीज क्लियर होगा कि जो हम लोगों ने अभी तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखा है कि ओपन चेन फॉर्म में रहते हैं, इनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ये बात आज हो जाएगा गलत। जो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड पहले कहे जाते थे, आज से वो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ना कहे जाएंगे, वो कुछ नए फॉर्म्स में होंगे। तो साइक्लिक फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग 4 नए नाम सीखेंगे। वो 4 नए नाम कौन कौन से, एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल और हेमी। फिर इनकी प्रॉपर्टी सीखेंगे, खास करके हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे हेमी एसिटल और हेमी कीटल। इनको बनाना भी सीख लेंगे, कैसे इनको बनाते हैं, इतना टफ नहीं है ये सब। इसके बाद हम चले जाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में। साइक्लिक स्ट्रक्चर अक्सर लोगों को याद नहीं होता, तो शॉर्टकट भी बताया जाएगा कैसे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ध्यान रखें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम फर्स्ट लेक्चर देख करके आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ये लेक्चर देखना बेकार जैसा रहेगा। अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो किसका किसका देखेंगे, मेनली हमारा फोकस होगा ग्लूकोज पे और फ्रक्टोज पे। ऐसे एक और हम लोग बनाएंगे गैलेक्टोज, इसका भी
साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। किसका? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे ही बनाएंगे ना, एक नया नाम आ जाएगा बात करने में, वो होगा एनामर्स। जैसे एपीमर्स आया था, ऐसे एक नाम आएगा एनामर्स। जैसे एनामर्स का डिस्कशन चल रहा होगा, फिर हमें बात करना होगा एक नए पॉइंट का, जो होगा म्यूटारोटेशन। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना देर तक तो ये आज का इंट्रो चल रहा है, कितना चीज पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। म्यूटारोटेशन, फिर म्यूटारोटेशन हम लोग सीखेंगे कौन कौन कंपाउंड म्यूटारोटेशन शो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और चैप्टर में सीखेंगे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स जिनकी हाइड्रोलिसिस कराई जा सकती है। डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से सैकेराइड्स हम लोग सीखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जो अक्सर आते हैं एग्जाम में? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे ध्यान रखें वो भी सिखाया जाएगा। ये डाइसैकेराइड्स। फिर पॉलीसैकेराइड्स भी सीखेंगे। फिर पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में क्या क्या आएगा? पॉलीसैकेराइड्स, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज सुना होगा, बायो वाले अक्सर जानते हैं इसको। एमाइलोज, एमाइलोज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया होगा। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, और सीखेंगे स्टार्च के बारे में। इतनी सारी चीजें सीख लेंगे और हमारा कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन बायोमोलिक्यूल्स में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तक जितनी कहानी हम लोगों ने सीख लिया, ये हो गया आज के टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर होंगी। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। दो दो टेस्ट होंगे, दो ऊपर से रिएक्शंस होंगे, ईपीमर्स मिलेगा, एनामर्स मिलेगा, एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, हेमी कीटल्स मिलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बताया जाएगा। मतलब आज का लेक्चर ज्ञान का खजाना। देख पाओगे अगर शांति से, सुकून से, तो तुम्हें बहुत मतलब एक अलग ही फीलिंग आएगी, जो आज तक तुम्हें कभी भी इस चैप्टर को पढ़ने में या कहीं पर भी सीखने में नहीं आया होगा। ये तो पूरी गारंटी है अगर तुम देख पाए तब। चलिए, बड़ा मजेदार टॉपिक है आज का, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखो ग्लूकोज की रिएक्शन HI रेड फास्फोरस। अच्छा, HI रेड फास्फोरस क्या करता है? HI बहुत अच्छा एसिड है। जब हम इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ कराते हैं ना, तो ये रेड फास्फोरस तो उसके साथ रिएक्शन करके Pi3 बना लेते हैं फास्फोरस आयोडीन के साथ, और फास्फोरस खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, H+ को रिड्यूस कर करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और ये हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होते हैं ना, वो चाहे तुम्हारे पास एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे तुम्हारे पास कीटोन हो, चाहे जो ग्रुप हो, अक्सर ये सबको जब तुम रिएक्शन कराओगे HI रेड फास्फोरस से, एक जादू जैसा हो जाता है। जैसे कभी KMnO4 की रिएक्शन सीखा होगा कि बेंजीन रिंग के बाहर कोई भी ग्रुप लगे हों, अचानक वो COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे वो 2 एल्काइल ग्रुप हो, 10 हो, या ज्यादा लंबी चेन है। ऐसे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ईस्टर्स हो, अगर तुमने HI रेड फास्फोरस दे दिया, सारे ऑक्सीजन हटाओ, उस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से। सारे ऑक्सीजन हटा दो, वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से। 2 ऑक्सीजन थे, हटाओ, कार्बन को 1 हाइड्रोजन मिलेगा, वो और 2 हाइड्रोजन और चाहिए दे देना। यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन हटाओ और वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से। यहाँ पे RCH2। जब भी कभी HI रेड फास्फोरस देगा, एक अलग ही जादू होगा। कभी कभी HI रेड फास्फोरस ना देकर के वो HI स्ट्रॉन्ग हीट करके भी दे सकता है, क्योंकि HI तो अनस्टेबल है, उसके बॉन्ड तो बहुत ज्यादा लेंथ में होते हैं, वो टूट भी सकता है H2+I2 में। तो कभी HI स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी दे सकता है, या फिर HI रेड फास्फोरस। तो अगर हम ग्लूकोज दे देना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे तो तुम नॉर्मली भी बना सकते हैं कि C6, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं H2LO6, और अगर तुम इसको दे देते हो HI रेड फास्फोरस, तो सारे के सारे ऑक्सीजन हट जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन से। तो अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कराना चाहोगे तो कितना होगा? तुम्हें लिखना पड़ेगा C6H40,
ऐसे तो हो जाएगा क्योंकि तुम्हें एल्केन बनाना पड़ जाएगा सारे ऑक्सीजन हटा के, लेकिन ये क्या है वो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तो बहुत सारे फॉर्म में होता है। तो तुम्हें ग्लूकोज का एक बार वो वाला स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, ऐसे ये बना लो, या फिर ये वाला फॉर्म बना लो कि CHO CHOH, कितने CHOH, 4 4, फिर CH2OH, और तुमने दे दिया HI रेड फास्फोरस। क्या होगा फिर, HI रेड फास्फोरस सारे ऑक्सीजन हटा करके वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन से, तो ऊपर CHO है तो CH3 बन जाएगा। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन है, हटाओ तो इस कार्बन की वैलेंसी में CH2 जैसा हो जाएगा, और कितने CH2 हो जाएंगे, 4। फिर नीचे ये ऑक्सीजन हटाओ, वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से, CH3। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 4 4 CH2 फिर CH3, तो ये बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। ये एक्चुअली में नॉर्मल हेक्सेन है। ऐसे तो इसके बहुत सारे आइसोमर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल मिलेगा नॉर्मल हेक्सेन। एक बार तो ऐसे भी बना सकते थे, ये डेंजरस वाले स्ट्रक्चर के थ्रू। ये कौन है, मतलब बनाना है तो कैसे ग्लूकोज को याद रखते हैं ना, डायरेक्ट कैसे याद रखते थे, HOH लिखो एक बार, ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला हो गया, फिर सेम 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 सेम, फिर उल्टा ये हो गया सेम सेम उल्टा उल्टा, ऐसे करके। अब इसके रिएक्शन अगर तुमने करा दिया HI रेड फास्फोरस से, वही चीज है तो ये तो है क्या, डी ग्लूकोज। अब क्या होगा, HI रेड फास्फोरस से दे दोगे तो सारे ऑक्सीजन हटाओ, वैलेंसी कंप्लीट करा दो हाइड्रोजन से, तो यही वही बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। ये ना लिख करके कभी कभी वो ऐसे भी लिख सकता है, HI स्ट्रॉन्ग हीट। स्ट्रॉन्ग हीट बोलने का मतलब क्या है कि HI में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है, और तुमने अक्सर केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा भी होगा, ऐसे रिएक्शंस होती हैं कि HI गैस हो और हम हीट कर देते हैं तो वो H2 गैस और I2 गैस में टूट जाता है। ऐसे सीखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और तुम हीट करते रहोगे तो H2 और I2 में टूट जाएगा। हाइड्रोजन गैस वही तमाशा करेंगे, क्या करेंगे, सारे ऑक्सीजन छीन लेंगे, वहां पे लग जाएगा HH। तो चलो HI रेड फास्फोरस की कहानी हो गई खत्म, ठीक है। चलिए, तो HI रेड फास्फोरस क्या करेगा ये तो बात समझ गए। दूसरा है NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन। वो क्या करता है भाई, अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराओ हाइड्रोक्सिल अमीन से तो क्या कर देता है, वो ऑक्सिम बना देता है। H2O वाटर निकाल के ऑक्सिम बना देता है। ऑक्सिम सुना है कभी, सुना तो होगा, पहले तुम्हें मिला होगा। C डबल बॉन्ड O, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर रखता है अपने पास और उसकी रिएक्शन करा दे NH2OH से, NH2OH क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल अमीन, तो क्या होगा, नजल निकल जाएगा और मिलेगा हमें C डबल बॉन्ड NOH। C डबल बॉन्ड NOH बन जाता है ऑक्सिन। ऐसे तुम अगर ग्लूकोज की रिएक्शन कराओ तो वो भी बना लेता है ऑक्सिन। क्यों, क्योंकि देख लो उसके पास CHO ग्रुप है ऊपर, ऐसा लग रहा है। अक्सर ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया करें, इससे बड़ा मदद मिलता है। सेम सेम HOH, फिर से HOH, फिर उल्टा, फिर से उल्टा HOH, ये बन गया डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज इसको अगर तुम दे दोगे NH2OH, NH2OH क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन, तो क्या होगा, H2O वाटर निकल जाएगा, मिल जाएगा ग्लूकोज ऑक्सिन। ग्लूकोज ऑक्सिन, ये सारी चीजें ऐसे रहेंगी, ये मिल जाएगा, इसको बोलेंगे ग्लूकोज ऑक्सिन, या तुम इसी को बोल सकते हैं ग्लूकोक्सिन, डी ग्लूकोक्सिन, ठीक है। तो सिंपल है, अगर कभी तुम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराना चाहोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ग्लूकोज ऑक्सिन। ये बात हो गया क्लियर। चल, अगला पॉइंट जो हमारे पास आज का डिस्कशन का है वो है एपीमर्स। ये एपीमर्स क्या होते हैं भाई, तो एक बार काम करो, ये जो तुमने सीखा था शॉर्टकट फर्स्ट लेक्चर में, जल्दी से अपनी कॉपी में एक बार बनाओ भाई, शर्माओ नहीं, एक बार बनाओ एक बार, क्या जो शॉर्टकट सीखा था, क्या वही है रेखा अमिताभ का लफड़ा वाला। तो एक बार वो शॉर्टकट हम जल्दी से लिख लेते हैं। पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं इराइथ्रोस और थ्रियोस, फिर हमारे पास क्या मिलता है, फिर अब यहीं से अपना शुरू हो जाता है रेखा अमिताभ का लफड़ा। फिर क्या होता था अपने पास, रेखा और अमिताभ अगर मिल के
ग ए ल के ठुमका, ऐसे करके था अपने पास, यहां से हाफ से डिवाइड कर सकते थे। ग्लिसरॉल्डिहाइड ध्यान रखना चाहिए, डी फॉर्म हम लोग याद रखते थे, एल फॉर्म बनाना होता तो मिरर इमेज ले लेते। ये है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जब हम फर्स्ट बनाते हैं तो HOH लेते हैं, सेकंड बनाते हैं तो सेकंड, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, जैसे तुमने R पकड़ लिया तो R से तुम फर्स्ट पे जाओगे तो HOH, सेकंड पे जाओगे तो OHH, ऐसा हम लोगों ने सीख रखा है। तो अगर कोई बोले चलो तुम भाई ग्लूकोज और मैनोज बनाओ, तो ग्लूकोज तो हमने वैसे याद कर रखा है, चलो बना लेते हैं एक बार फिर से। तो बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड बना लो पहले, ये रहा ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लूकोज तक आने के लिए तुम्हारे पास रास्ता क्या होगा, ये रास्ता होगा। तो बोलेंगे जी से पहला उठाओगे या दूसरा, तो बोलेंगे पहला, तो पहला उठाओगे तो HOH, फिर E से पहला उठाओगे या दूसरा, दूसरा तो OHH, फिर A से पहला उठाओगे या दूसरा, पहला, तो क्या देंगे हम लोग, पहला होगा तो HOH, ये हो गया डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अब अगर कोई बोले नहीं ऐसे तुम ये बनाओ माइनोज, जिसको हम लोग मनोज बोल देते थे, चलो काम वही करना होगा हमें, CHO CH2OH, ग्लिसरॉल्डिहाइड तो बनाना ही होगा, वो तो मेन है, समझ लो इन लोगों का कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ही तो ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ये बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, वो भी कैसा वाला फॉर्म, डी वाला। डी क्यों बोल रहे हैं, लास्ट वाले चिराल कार्बन के पास OH दाहिने साइड है तो D, OH अगर दाहिने साइड है तो D फॉर्म बोल देते हैं। अच्छा, माइनस कैसे बनेगा, पहला या दूसरा, पहला तो HOH, जब E पे पहुंच जाओगे तो पहला या दूसरा, दूसरा, दूसरा होगा तो OHH, फिर जब तुम A पे पहुंच गए तो फर्स्ट या सेकंड, सेकंड, फिर क्या देना होगा सेकंड के लिए, OHH। अच्छा, अब ये हो गया डी माइनस। अब अगर तुम ध्यान से इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो तो नंबरिंग कहां से करेंगे, अक्सर फंक्शनल ग्रुप ऊपर रहता है, 1 2 3 4 5 6, आइट्रिक नेमिंग के हिसाब से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। बोलना होगा तो तुम ऐसे बोल सकते 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ये तो है। लेकिन नाम की बात नहीं है, बस यहाँ पे बोलने जा रहा होगा तुम्हें कि देखो 1 पे CHO 1 पे CHO, हाँ 2 नंबर पे देखना, यहाँ पे क्या है HOH, वहां पे 2 नंबर पे क्या है OHH। अच्छा, मतलब 2 नंबर पे थोड़ा सा चेंज है, 3 नंबर पे चेंज है क्या, OHH OHH सेम है, 4 नंबर पे चेंज है क्या, HOH HOH सेम है, 5 नंबर पे चेंज है क्या, HOH HOH सेम है, 6 नंबर CH2OH CH2OH सब सेम है, बस डिफरेंस कहाँ है, सेकेंड नंबर कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे डिफरेंस है। तो जब भी कभी, अच्छा ये एक दूसरे के मिरर में से क्या, पहले हम लोगों ने कुछ नाम सुना होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, क्या, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, और क्या सुना होगा, एनांसियोमर्स, एनांसियोमर्स, और क्या सुना होगा, ये दो नाम तो नॉर्मली हम लोगों ने सुना ही होगा। तो डाइस्टीरियोमर्स किसको बोलते हैं, जब कोई स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, अगर हमारे पास कोई स्टीरियो आइसोमर हो और एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो तो उनको डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। तो ये दोनों स्टीरियो वाले ही फॉर्म है और एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, नहीं, तो ये दोनों क्या है, ग्लूकोज और माइनोज क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। लेकिन ऐसा डाइस्टीरियोमर्स है जिसमें केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, केवल और केवल एक, ध्यान से देखो, केवल कार्बन नंबर 2 के अबाउट ही डिफरेंस है और सारा स्ट्रक्चर डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम ही है। तो बोलते हैं अगर ऐसा स्पेशल डाइस्टीरियोमर, नोट कर लेना, मतलब जो डाइस्टीरियोमर तो ये दोनों हो गए, लेकिन अगर कोई ऐसा डाइस्टीरियोमर मिले जिसमें केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो, केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस, तो उनको एक दूसरे का इपीमर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इपीमर, ठीक है। ऐसे डाइस्टीरियोमर्स जिसमें केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो, उनको बोल देते हैं इपीमर्स। तो ग्लूकोज और माइनोज, डी ग्लूकोज डी माइनोज क्या है, बोलेंगे डी ग्लूकोज डी माइनोज एक दूसरे के क्या है, इपीमर्स। और इपीमर्स होंगे तो हमसे पूछेगा बताओ किस कार्बन के अबाउट, क्योंकि एक ही कार्बन के अबाउट डिफरेंस होगा कॉन्फ़िगरेशन में, तो कोई एक कार्बन के अबाउट वो एक दूसरे के इपीमर हो जाएंगे। किस कार्बन के अबाउट, कार्बन नंबर 2, तो बोलेंगे ग्लूकोज एंड माइनोज आर C2 इपीमर्स।
क्या है, C2 ईपीमर्स। अच्छा चलो ग्लूकोज ऐसे ही बना रहने देते हैं। एक छोटा सा काम करो, तुम बनाओ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज देखो तुम ऐसे बहुत सारे तुम बना सकते हैं, ठीक। नॉर्मली जो तुम्हें इधर उधर एग्जाम में देखने को मिलता है, मैं वो बनवा देता हूँ। गैलेक्टोज, चलो भाई गैलेक्टोज कैसे बनाएं, क्या रट करके जाते हैं घर से? नहीं, यही वाला शॉर्टकट याद रखते हैं और अपना काम तैयार हो जाता है। पहले बनाते हैं डिग्लिसरॉल्डिहाइड, वहीं से स्टार्ट होता है, ये बना। उसके बाद अगर तुम्हें जाना है गैलेक्टोज के पास, तो फर्स्ट या सेकेंड उठाना है तो HOH नहीं, OHH, सेकेंड के लिए OHH। फिर यहां से पूछो फर्स्ट या सेकेंड के लिए OHH। और फिर L से पूछो फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट के लिए HOH। अब देखना ध्यान से, इसको बोलेंगे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और इसको 6। अब देखें ध्यान से किस कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, किस कार्बन के अबाउट। क्या पहला तो देखो CHO और CHO सेम है, दूसरा HOH, वहां पर भी HOH, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि इसके अबाउट तो सेम ही है, हमें इसको हाईलाइट अभी नहीं करना है, ये तो था माइनस के लिए। अच्छा 2 में सेम हो गया, थर्ड में देखना OHH, 4 नंबर में HOH, वहां पे OHH, मतलब यहां पे हमें कुछ चमक रहा है। आगे भी देखना, ऐसा ना हो कि एक जगह डिफरेंस दिख गया बस और नहीं देखो, HOH सेम है, CH2H इसका मतलब डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज क्या है, पक्का एक दूसरे के कुछ तो हैं। डाइस्टेरियोमर्स है क्या, कोई बोल देगा डाइस्टेरियोमर्स है क्या? हाँ 100% डाइस्टेरियोमर्स है। अच्छा डाइस्टेरियोमर्स में क्या बोलेंगे, ऐसे डाइस्टेरियोमर्स हैं जहां पे केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे डाइस्टेरियोमर्स को क्या बोल देते हैं हम लोग? ऐसे डाइस्टेरियोमर्स जहां पे केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आए, क्या बोलते हैं उसको? ईपीमर। तो ये एक दूसरे के क्या है, ईपीमर। और किस कार्बन के अबाउट डिफरेंस है? कार्बन नंबर 4 के अबाउट, तो ये एक दूसरे के C4 ईपीमर हो गए। क्या हो गए ये एक दूसरे के? C4 ईपीमर, ठीक है। चले, तो कोई भी दो अगर तुमने कार्बोहाइड्रेट बनाए, मोनोसेक्राइड्स बनाए और तुमने उसका स्ट्रक्चर देखा, किसी एक कार्बन के अबाउट अगर डिफरेंस मिला तो वो एक दूसरे के ईपीमर्स होंगे। जिस नंबर वाले कार्बन पे वो डिफरेंस मिलेगा वो वही नंबर का ईपीमर हो जाएगा। एक छोटा सा काम करना, क्या चेक करना और कमेंट करके बताना कि हमारे पास एलोज, डी एलोज और डी गुलोज, गुलोज है नाम इतना अच्छा लगता होगा ये प्यारा सा, क्या है अपने पास? एलोज और गुलोज, डी एलोज डी गुलोज। तुम्हें बताना है ये एक दूसरे के ईपीमर हैं या नहीं, ईपीमर हैं या नहीं। अच्छा अगर हैं तो कौन से ईपीमर हैं? C1 C2 C3 C4 C5 क्या? ठीक है, काम कर पाएंगे। ईपीमर्स वाला पॉइंट हो गया खत्म, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट का डिस्कशन होगा, लिखो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोडियम, अब हम चाहते हैं कि अगर इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर इनके पास कीटोन ग्रुप है जैसा फ्रक्टोज में हमें मिला था, तो फिर हम देखते हैं कि जो नॉर्मली हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड वाले टेस्ट होते हैं, क्या वो टेस्ट ये देंगे या नहीं देंगे। और अगर नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे भाई? क्योंकि हमें तो यही देखने को मिला कि इनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड तो दे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट टेस्ट हम लोग नोट करने चल रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट ये एक्चुअली में है किसका टेस्ट? कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या करते हैं भाई कार्बोनिल कंपाउंड? अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो और तुम उसको सोडियम बाइसल्फाइड दे दो तो ये उसके साथ डिसॉल्व करके एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लेते हैं। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो तो उनके साथ ये क्या कर लेते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे एक आयनिक सॉलिड जैसा ये बना के बैठ जाते हैं। सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड एक्वस सोडियम बाइसल्फाइड में सॉल्युबल हो जाते हैं। ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। ऐसा होता है ये सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऐसा रहता है। रियल में क्या होता है यहाँ पे? अगर कार्बोनिल कंपाउंड से पूछो तो C डबल बॉन्ड O रहता है। सोडियम बाइसल्फाइड का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो S डबल बॉन्ड O OH O माइनस Na प्लस।
सल्फर से पूछो, सल्फर क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड में उसने केवल 4 इलेक्ट्रॉन यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, उसके पास है लोन पेयर। और यही लोन पेयर वो इधर कार्बन के पास जो कार्बनिक कार्बन है उसके ऊपर अटैक कर देता है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा देता है, वहीं से वो जाके लग जाते हैं। बाद में उसका एसिडिक एच उस ऑक्सीजन को मिल जाता है, O माइनस को, तो यहाँ OH आ जाता है, और ये वहां जाके लग जाते हैं, तो S, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और उनका चार्ज बैलेंस करने के लिए सोडियम। ठीक है, तो सारे कार्बनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं, कहां? सोडियम बाइसल्फाइड में। इंटरेस्टिंग चीज है कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता। तुम सोडियम बाइसल्फाइड डालो और तुम चाहो कि ये डिसॉल्व हो जाए, नहीं होता। कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता। अब यहीं से कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट अगर 100% कार्बनिक कंपाउंड जैसा होते तो फिर हम इनको कार्बोहाइड्रेट को कार्बनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में ही ना पढ़ लेते। तो मतलब ये तो मजाक के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर ये कार्बोहाइड्रेट जो है अगर ये कार्बनिक कंपाउंड जैसा होते, इनके पास CO ग्रुप होता, CHO ग्रुप होता, तो पक्का एल्डिहाइड ग्रुप होते, तो एल्डिहाइड वाली टेंडेंसी शो करनी चाहिए ना, सोडियम बाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन डिसॉल्व नहीं होते। नोट कर लेना, क्या ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा? नहीं। क्या फ्रक्टोज देगा? नहीं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं देता। कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट परफॉर्म ही नहीं करता। तो यहीं से डाउट होना शुरू होता है, पक्का जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उनके पास शायद एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता ही ना। यहाँ पे शायद जैसा वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर एक टेस्ट और करा लेते हैं तो फिर पूरा कंफर्म हो जाता है कि कुछ तो लोचा है इनके पास, पक्का ये ओपन चेन फॉर्म में नहीं रहते। अगर ओपन चेन फॉर्म में होते तो इनके पास एल्डिहाइड वाला ग्रुप या फिर कीटोन वाला ग्रुप होता जरूर। अगला टेस्ट लिखें सोडियम, ये तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट हमने नोट कर लिया, कार्बनिक कंपाउंड वाले देते हैं, ये नहीं देते। कौन नहीं देते? कार्बोहाइड्रेट नहीं देते। यहीं से दिमाग में क्या घूम रहा है कि पक्का इनके पास हो सकता है कि इनके पास CHO ग्रुप या CO ग्रुप हो ही ना। अगला टेस्ट है सिफ टेस्ट। सिफ टेस्ट, अब ये टेस्ट बता देते हैं, अच्छा सा टेस्ट है किसका? एल्डिहाइड का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आसान भी। क्या है इस टेस्ट में भाई? ये टेस्ट बताता है कि एक बहुत फेमस सा कंपाउंड होता है, फेमस बोल तो रहे लेकिन हम लोग शायद जानते ना हो, रोजा। रोजा, रोजा करने वाला रोजा नहीं, रोजा याद रखने के लिए मैं ऐसे बोल रहा, ध्यान में रख सकते हैं इसको, रोजा निलीन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड रट डाले क्या इसको? नहीं, बस एक बार सुन लो, रोजा निलीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका कलर होता है मैजेंटा। मैजेंटा कलर सुना है? नहीं सुना? सर्च कर लेना, मैजेंटा कलर, रोजा निलीन हाइड्रोक्लोराइड इस कलर का होता है। कैसा? मैजेंटा कलर। अगर हम इसको दे दें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, लो सल्फर डाइऑक्साइड सुन लो थोड़ा, तो जो इसका मैजेंटा कलर वो गायब हो जाता है। इसका जो मैजेंटा कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। मैजेंटा कलर डिसअपीयर्स। क्या करते हैं? तो जब हम रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर बहुत डेंजरस सा होता है, बना भी देंगे तो तुम याद नहीं रख पाओगे, याद रखना भी नहीं अपने को। रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड जिसका कलर बहुत धमाकेदार था, मैजेंटा कलर जैसा होता है, SO2 सुंघा दो, बदबूदार स्मेल वाला कंपाउंड है, ये गैस है, उसका कलर खा जाता है, ये बेकार कर देता है, मैजेंटा कलर डिसअपीयर हो जाता है। अच्छा, जादू की बात ये है ना कि जब हम इसमें डालते हैं एल्डिहाइड, खास करके एल्डिहाइड, तो अगर जैसे तुम एल्डिहाइड डालो वो वाला जो मैजेंटा कलर गायब हुआ फिर से आ जाता है। मैजेंटा कलर रिस्टोर्स हैं। ये कौन सी जादू है कि रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड पहले मैजेंटा कलर का था, हाँ पहले मैजेंटा कलर का था, SO2 डाला कलर गायब, एल्डिहाइड डाला कलर आ गया, SO2 डाला कलर गायब, एल्डिहाइड डाला कलर आ गया। यही टेस्ट सिर्फ बाबा ने कराया था और इसी को बोल देते हैं, ये जो रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड बताया ना, मतलब ये तो मैंने सॉल्ट जैसा लिख दिया है,
लेकिन अगर तुम इसको सर्च करोगे तो तुम्हें एक बेस जैसा मिलेगा, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सिर्फ रिएजेंट। सिर्फ बेस नहीं, सिर्फ रिएजेंट। सिर्फ बेस और सिर्फ रिएजेंट में डिफरेंस है। सिर्फ रिएजेंट रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड मैजेंटा कलर जैसा होता है। SO2 दे दो कलर गायब, एल्डिहाइड दे दो कलर फिर से वापस आ जाता है, तो बोलते हैं एल्डिहाइड रीस्टोर्स मैजेंटा कलर ऑफ रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। यही होता है सिर्फ टेस्ट। एक बार फिर से, एल्डिहाइड्स रीस्टोर्स मैजेंटा कलर ऑफ किसका? रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। सिर्फ रिएजेंट बोल सकते हो। तो जो एल्डिहाइड है वो सिर्फ टेस्ट परफॉर्म कर जाते हैं। ऑल एल्डिहाइड परफॉर्म्स सिर्फ टेस्ट। लेकिन फिर यहां पर नोट करने वाली बात है, एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड का टेस्ट है, एल्डिहाइड का सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट परफॉर्म कर जाते हैं, सारे के सारे। ऑल एल्डिहाइड परफॉर्म्स पॉजिटिव सिर्फ टेस्ट। लेकिन अगर तुम पूछो या इनसे बोलो कि क्या भाई ग्लूकोज तुम दोगी, हमने सुना है तुम्हारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है? कैसे सुना है? देखा था हमने, CHO CHOH, और तुम इसी एल्डिहाइड के बदल तो तुम कूद रहे थे कि तुम टॉलरेंस रेजिस्टेंस टेस्ट दोगे, तुम सिल्वर मिनट बनाओगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे तुम, ओसाजोन का फॉर्मेशन कर रहे थे। ग्लूकोज, तुम्हारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तुम दोगे क्या सिर्फ टेस्ट है? ग्लूकोज बोलता नहीं, हम नहीं देंगे, ये नहीं देते। ग्लूकोज ही क्या, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी मोनोसेक्राइड जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, जैसा तुम्हें लगता है कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा, लेकिन तब भी वो सिर्फ टेस्ट नहीं देता। तो नोट कर लें, कोई भी कार्बोहाइड्रेट सिर्फ टेस्ट परफॉर्म ही नहीं करता। फिर तुम्हारे माथा घूम रहा होगा, आखिर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ा रहे हैं या कार्बोनिल कंपाउंड का? नहीं भाई, कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट है, लेकिन हमने इनको भी तो बोला था ना कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, तो इनको देना चाहिए था, नहीं देते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, यही इसी से इनके ऊपर अभी क्वेश्चन उठेंगे। काहे नहीं देते तुम भाई? पक्का तुम्हारे अंदर कुछ दाल निकाला है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा होगा हैं। तो नोट कर लेना, कार्बोहाइड्रेट्स डज नॉट परफॉर्म्स सिर्फ टेस्ट। एल्डिहाइड देता है, ऑल का क्या कार्बोनिल कंपाउंड सारे देते हैं सिर्फ टेस्ट? नहीं, एल्डिहाइड परफॉर्म्स सिर्फ टेस्ट। ध्यान रखना, कीटोन नहीं, एल्डिहाइड परफॉर्म सिर्फ टेस्ट। लेकिन ग्लूकोज के पास तो एल्डिहाइड सुना है, देखा है, रिएक्शंस भी करा है, तब भी ये नहीं देता। तो क्यों नहीं देता? इसके अंदर कुछ तो लोचा है। हाँ, वही लोचा आप देखने चल रहे हैं। अप्रोच करेंगे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, नोट करना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसका? कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन स्ट्रक्चर्स घुसेंगे उससे पहले देखेंगे चार नाम। पहले नाम सीखेंगे, ग्रुप सीखेंगे, फिर इनको बनाना भी सीखेंगे। एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ये क्या है? ये चार ग्रुप जो अभी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल। एग्जाम में तो ये भी पूछने को बोल दिया जाता है, बताओ कहां पे ये ग्रुप है, इसलिए पहले पहचाने। एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल। अच्छा, पहले तो ये समझो जो एसिटल एसिटल करके आ रहा है ना, वो एल्डिहाइड से रिलेटेड है। मतलब कुछ होगा एल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पे जो बन होगा, उनको हम लोग एसिटल एसिटल करके बोल रहे हैं। देखो, एसिटल, हेमी एसिटल, वो पक्का एल्डिहाइड से रिलेटेड है। कीटल कीटल कीटोन से रिलेटेड है। कीटल कीटल कीटोन से रिलेटेड। ठीक, तो एल्डिहाइड कैसा दिखता है? RCHO जैसा, CH जैसा होता है इसका मतलब। कीटोन कैसे दिखते हैं? C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ R लगे रहते हैं, मतलब कार्बन रहा होगा बस। इसके पास H होगा क्या? नहीं। तो जो एसिटल ग्रुप होता है ना, अब मैं पहला ग्रुप बताना, एसिटल। एसिटल में देखना, ये R, ये CH। अब अगर ऑक्सीजन हटाओगे तो दो लोगों को लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जैसा होता है। अब अगर तुमने दोनों ग्रुप सेम सेम लगा दिया, दोनों ग्रुप सेम सेम का मतलब है हमारे पास यहाँ OH OH नहीं, OH OH लगा दोगे तब तो क्या हो जाएगा? वाटर निकल के फिर से वही एल्डिहाइड बन जाएगा। हमारा मतलब है कि दोनों तरफ अगर तुम ईथर बना दो, जेम डाई ईथर जैसा, CHOR CHOR, मतलब तुम एल्डिहाइड से एक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं जिसके पास दोनों तरफ ईथर जैसा बना रहे हैं। अच्छा, ये R सेम ही हो गया, OCH3 नहीं, वो इधर ईथर है तो इधर भी ईथर हो। अगर दोनों तरफ ईथर हो गया, एल्डिहाइड जैसा आ रहा है, एल्डिहाइड से आ रहा है,
तो उसको बोल देते हैं सेम सेम है ना, सेम सेम है तो बस यही छोड़ दो एसीटल। फिर से एल्डिहाइड से बना है मतलब यहाँ CH होगा, एक ऑक्सीजन था दोनों को हटाओ और वहां पे ईथर ईथर लगा दो, ईथर ईथर सेम सेम पड़े हैं तो वहीं पे छोड़ दो, एल्डिहाइड से आ रहे थे तो एसीटल करके बोल देते हैं इसको। अब जो दूसरा वाला नाम है, दूसरा कौन, हेमी कब आएगा, जब हमारे पास एल्डिहाइड से ही आएंगे, मतलब आए यहीं से RCH, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग, एक तरफ हम लगा दें एल्कोहल और एक तरफ लगा दें ईथर, एक तरफ एल्कोहल एक तरफ ईथर, दोनों अलग 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 तो नाम में लगा दो हेमी, हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल। चमक रहा है, हैं? हेमी एसिटल और एसिटल, एसिटल रिलेटेड है किससे, एल्डिहाइड से, और कीटल रिलेटेड है कीटोन से। तो एल्डिहाइड से रिलेटेड था तो RCHO जैसा बना है, दोनों तरफ सेम सेम है, CH लगा होना चाहिए तभी एसिटल आएगा, दोनों तरफ सेम सेम मतलब दोनों तरफ ईथर ईथर तो फिर एसिटल ही छोड़ दिया, लेकिन अलग अलग हुआ तो नाम में हेमी लगा दिया, हेमी मतलब वो दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, ठीक है। और ये सब एसिटल हेमी एसिटल कीटल हेमी कीटल वही मिलेगा जहां पे एक कार्बन के पास दो दो ऑक्सीजन लगे। देखो यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन जैसे हैं, एक कार्बन के पास दो दो ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया एसिटल, ये हो गया हेमी एसिटल। अब कीटल हेमी कीटल की बात करने आओ, कीटल तो कीटोन जैसे आए होंगे, आओ फिर उठा लेते हैं कीटल, वही वैसे ही नाम बोलेंगे। अगर दोनों तरफ सेम सेम ले लो, कीटोन से उठाओ दोनों तरफ सेम सेम रख लो तो बोल देते हैं कीटल। लेकिन अगर तुमने कीटोन से उठाया और दोनों तरफ अलग अलग ले लिया, एक तरफ ईथर और एक तरफ एल्कोहल, एक तरफ एल्कोहल एक तरफ ईथर, तो ये आया कीटोन से तो कीटल जैसा ही नाम आएगा, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग है तो नाम में आ जाएगा हेमी, नाम में आ जाएगा हेमी, ठीक है। हेमी एसिटल एसिटल, ठीक, कीटल हेमी कीटल, चार नाम और इनके फंक्शनल ग्रुप समझ में आए क्या? अगर आए तभी हम लोगों को आगे चल करके कुछ सीखना होगा। चलो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, बहुत जरूरी है कि ये हम पहचान पाए, नहीं तो आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मैं बातें बोलूंगा वो समझने में तुम्हें होगी दिक्कत। तो पहले हम इनको देख लेते हैं, इनका थोड़ा कैसे पहचानते हैं, कैसे हमें पता चले कौन कौन हेमी एसिटल है, कौन कीटल है, कौन क्या है भाई। आओ जैसे किसी ने हमें दे दिया ये, चलो मैं दो तीन ले लेता हूं, तुम उसमें दिमाग लगाना बताना। चलो ये चार है अपने पास, चार, तुम्हें अपना दिमाग लगाना है और बताना है इन चार में से कौन कौन है जो एसिटल जैसे हैं, कौन कौन है जो कीटल जैसे हैं, कौन कौन है जो हेमी एसिटल हो सकते हैं, कौन कौन है जो हेमी कीटल हो सकते हैं। आए फिर आंखें फाड़ फाड़ के देख, चेक कर लिया, थोड़ी देर रोक लो स्क्रीन, मन करे सो जाओ, बाद में आके देखना, नहीं सोए नहीं, देख लें एक बार जल्दी से क्या होगा भगवान। चेक कर लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया। गरीब आत्माओं चले फर्स्ट नंबर चेक करते हैं। पहले तो हमेशा किस कार्बन पे टारगेट करेंगे, उस कार्बन पे टारगेट करो जहां पे दो दो ऑक्सीजन लगे हों, सब पे नहीं, आंख बंद करके जहां मन दिया वहां उंगली रख दी वहां चले गए, नहीं, उस कार्बन के पास जाओ जहां पे दो ऑक्सीजन लगे हों। तो हमें यहाँ पे इस कार्बन पे फोकस करना होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे फोकस करना होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे फोकस करना होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे फोकस करना होगा। अच्छा भाई फोकस करें, फिर लगाएं फोकस करें। इस कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है? हाँ हाइड्रोजन है तो नाम एसिटल जैसा होगा। इधर भी ईथर है उधर भी ईथर है, OR दोनों तरफ ईथर ईथर। इससे मतलब नहीं कि यहाँ OCH3 है यहाँ पे OCH2 CH2 तो दोनों अलग अलग हो गया, नहीं भगवान, ईथर ईथर ग्रुप देखो, ईथर ईथर, तो बस एसिटल ही नाम होगा। अगर अलग होगा तो हेमी लगा देंगे, नहीं तो वही नाम हो जाएगा। इससे पूछो भाई तुम क्या हो,
क्या तुम्हारे पास H है? H है तो नाम में पहले लिख दें एसीटल। अब एक तरफ है एल्कोहल, एक तरफ है ईथर, OR, उधर है ईथर, इधर है एल्कोहल, दोनों अलग अलग हैं, नाम में आ जाएगा हेमी। नाम में क्या आ जाएगा? हेमी। भाई तुम क्या हो? तो ये बोलेंगे हमारे पास देखो एक H है, हाँ ठीक है भाई, और H है तो हम पहले लिख देंगे एसीटल। अब इधर इधर ईथर है, उधर भी ईथर है, अब दोनों तरफ सेम सेम है, उससे मतलब नहीं है, इधर ईथर है इधर ईथर है, तो दोनों तरफ सेम सेम हो गए, मतलब ग्रुप के हिसाब से दोनों तरफ ईथर ईथर है, तो बस यही हो जाएगा ना, हेमी हमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, इससे भाई तुम क्या हो? तुम्हारे पास H है क्या? नहीं, चारों बॉन्ड तो बन गया, H नहीं है तो पक्का तुम आए होंगे कीटोन से, कीटोन से, तो कीटोन से आए होंगे तो क्या बोलेंगे? कीटल करके। अच्छा, अब इधर है एल्कोहल, उधर है ईथर, एल्कोहल ईथर अलग अलग, अलग अलग होगा तो क्या छाप देंगे? हैं, बोलो बोलो, अलग अलग होगा तो क्या लगा देंगे? हेमी, हेमी, हेमा, ऐसे सुना है? हेमा, हेमी। तो जब अलग अलग होगा तो हेमी लगा देंगे, से अगर सेम सेम हो गया तो हेमी नहीं लगाएंगे। चलो, तो ये समझ में तो आया? पहचान पाएंगे कहीं स्ट्रक्चर में अगर कहीं कुछ छिपा होगा हेमी होगी तो पहचान पाएंगे क्या? जैसे एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं तो थोड़ा उसको ध्यान से देखना और बताना क्या वहां पे वो वाला चीज है, कौन सा, हेमी एसिटल या हेमी कीटल, तुम्हें ढूंढना है क्या वहां पे हेमी एसिटल या हेमी कीटल है। मैं बहुत डेंजरस सा स्ट्रक्चर एक बना रहा, तुम्हें देखना है, तुम अगर बनाने में जुटोगे तो तुम्हें शायद बहुत डर लगे, क्या बना दिया सारा, मन करे तो बना, नहीं तो देख लो, देखो कितनी मेहनत से हम बना रहे हैं। दिख रहा है जादू? छाप लो, दूसरे के मेहनत पे मजा तो बहुत आता होगा, खुश तो बहुत हुए होंगे। आए इधर, चलो तुम्हें बताना है इसमें क्या हेमी एसिटल है, क्या यहाँ पे हेमी कीटल है, क्या इन दोनों में से कोई एक ग्रुप है, हेमी एसिटल या हेमी कीटल। थोड़ी देर अपना दिमाग लगाओ और सोचो है क्या, ध्यान से ढूंढे, सारे कार्बन के पास फोकस करो। किस कार्बन के पास फोकस करें? सारे नहीं, उस कार्बन को ढूंढो जहां पे 2 ऑक्सीजन लगे हो। क्या भाई इसके पास 2 ऑक्सीजन लगा है? नहीं, एक ही तो ऑक्सीजन है, इसके पास एक ही, इसके पास एक ही, इसके पास भी एक ही ऑक्सीजन लगा है, वहां CH2OH उधर साइड में निकला है, तेरे पास 2 है क्या? हाँ, इधर 2 लोग लगे, कहां कहां, एक तो ये और एक ये, अलग अलग ग्रुप, OH, देखो इधर ऑक्सीजन लगा है ना, इधर भी एक ऑक्सीजन है, उधर भी एक ऑक्सीजन। अच्छा, इसको कर लो H, OH ना लिखो, गड़बड़, इसको कर लेना स्ट्रक्चर में H। ऐसे बनाने को तो जो भी बना लो, लेकिन बना लेना। अब ये एक डेंजरस सा स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बनाया है, यहाँ H कर लेना, तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास एक ही तरफ ऑक्सीजन मिलेगा। इससे पूछो भाई तुम्हारी तरफ, यहाँ ऑक्सीजन एक है, ऊपर दूसरा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हमें हाईलाइट करना होगा, फोकस करना पड़ेगा इसमें। इस वाले ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे ध्यान से देखो, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे ये जा रहा है, यहां से यहां तक एक ब्रिज बना हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, COC, खेल लो करें, तो इसका मतलब ये दोनों कार्बन अपने काम के, इन पे फोकस करेंगे। यही मिल सकता है एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, जहां पे चारों, जहां पे जिस कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन लगे हो। ये वाला तो मैंने हटा ही दिया है, यहाँ पे OH था लेकिन मैंने हटा के यहाँ H करा दिया। चले आए, अपना राज्य जो मन करे वो कर सकते हैं इधर, तो OH हटा के H कर दिया। इस कार्बन के पास देखो ध्यान से, क्या H है? नहीं, तो यहाँ पे तो कीटल जैसा नाम आएगा, कीटल। इधर भी ईथर है, देखो O ईथर ही तो जा रहा है, उधर भी O ईथर ही तो जा रहा है, तो दोनों तरफ ईथर ईथर है, तो कीटल पे ही नाम छोड़ देंगे, तो ये कीटल है। ऊपर तो भाई कैसा है, बोलेंगे तेरे पास तो H है तो पहले लिख दो एसिटल, और इधर भी ईथर जैसा जा रहा है, और ये तो ईथर है, नीचे भी तो ईथर ही है,
तो दोनों तरफ इथर इथर है, मतलब सेम सेम, तो एसिटल है। भगवान, मतलब हेमी ढूंढ रहे थे तो केवल एसिटल मिला, हेमी नहीं। हेमी कीटल चाहते थे लेकिन केवल कीटल मिला। एसिटल है, कीटल है ना, तो लेकिन हेमी नहीं है, ना तो हेमी एसिटल है ना ही हेमी कीटल है। अच्छा, ये हेमी क्यों ढूंढ रहे हैं, नोट कर लेना। अगर किसी स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर हो कार्बोहाइड्रेट की, और उसके पास हेमी एसिटल मिल जाए या फिर हेमी कीटल मिल जाए, हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल, नोट कर लेना। इफ एनी साइक्लिक स्ट्रक्चर possess hemiacetal or hemiketal group, then that particular carbohydrate is a reducing sugar। हैं, कितनी बड़ी बात बोल दिया, इतने में तो लोगों को चमक नहीं है। मतलब अगर किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना भी डेंजरस क्यों ना बना हो, एग्जाम में ऐसे बहुत डेंजरस से बना के दे देगा, 4 ऑप्शन में हमसे पूछेगा बताओ कौन रिड्यूसिंग शुगर है, तो हम क्या करेंगे, आंखें फैलाएंगे, उन कार्बन के पास जाएंगे जहां पे दो दो ऑक्सीजन लगे होंगे, ढूंढेंगे किसको, हेमीएसिटल और हेमीकीटल को। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिल गया तो वो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर होगा, और अगर नहीं मिला तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। ये फाइनल कंक्लूजन होता है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। लेकिन ये तो मैंने बनाया है, अभी तो हम लोगों ने इनको अभी सीखना है, बाद में आगे चल के इसी को फिर से बनाएंगे, लेकिन किसी लॉजिक से बनाएंगे। चले चल भाई, फिर हट जाते हैं, थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है, हेमीएसिटल हेमीकीटल ढूंढ पाएंगे। और ये नया पॉइंट नोट कर लेना, क्या ये जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया था ये रिड्यूसिंग शुगर होता? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास हेमीएसिटल भी नहीं था, इसके पास हेमीकीटल भी नहीं था। अगर हेमीएसिटल और हेमीकीटल में से कुछ एक होगा या दोनों हो जाए तभी वो जाकर के रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। अच्छा चलो भाई आगे चलते कैसे बनते हैं एसिटल हेमीएसिटल कीटल हेमीकीटल, आओ बना लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल हेमीएसिटल कीटल हेमीकीटल, लास्ट में के एच के लिख दिया, समझ जाना आए। तो जैसे बोला था मैंने, अगर तुम्हें एसिटल से बनाना है या हेमीएसिटल बनाना है तो तुम्हें एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। हमें पता है अगर तुम एल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लो, एक्वस सॉल्यूशन पानी में डाल के, तो एक्चुअली में ये लोग तो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते होंगे, CHOH इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर निकल जाता होगा तो ये पीछे चले जाता होगा, यही तो होता होगा। एक कार्बन के पास दो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रियल में तो कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रेटेड फॉर्म में रहने चाहिए, लेकिन उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, जेम डाइऑल हाईली अनस्टेबल, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर निकाल देते हैं तो पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें, जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है ये जेम डाइऑल के साथ रहते हैं इक्विलिब्रियम में, और हम इसी में डालते चले जाएं कोई बाहर से अल्कोहल और डाइल्यूटेड एसिड, जिसको अक्सर हमें दे देगा डाइल्यूटेड HCl जैसा, तो क्या होगा, अब जैसे OH, वहां पर भी OH है, अगर तुमने ROH ध्यान से देखें, इसको मैं उधर ले लेता हूं OHR, तो एसिड डालोगे तो वो वाटर निकाल लेना चाहेगा, ऐसे वाटर, तो ये बन जाएगा RCH, एक वहां से OH और एक ROH का, H और OH वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा O, देखना O और R, एक छोड़ दो अभी के लिए। तो अगर तुमने अल्कोहल कम डाला होगा तो एक साइड रिएक्शन हो जाएगा, एक साइड नहीं, तो क्या बन जाएगा, एक तरफ OH एक तरफ OR, क्या बन गया, यही बन गया हेमीएसिटल। और अगर नहीं हम माने ना, फिर से इसमें और पूछते रहे, हमसे बोल दिया हमने एक्सेस में डाला है अल्कोहल और डाइल्यूटेड एसिड, जब भी कभी कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसमें अल्कोहल और डाइल्यूटेड एसिड डाले, समझ लो पक्का वो एसिटल हेमीएसिटल कीटल या हेमीकीटल बनाने जा रहा है। फिर से डालोगे तो एक ही ग्रुप बचा है, वहां OH और H वाटर निकाल देना, डाइल्यूटेड एसिड की प्रेजेंस में ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे, OR पहले से ही था, एक OR और आ जाएगा। अब ये क्या होगा, एसिटल, क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम हो गए। तो जब भी कभी एसिटल या कीटल बनाना होगा ना तो एक्सेस में डालना होगा, जैसे तुम डायरेक्ट वहां से यहां आना चाहोगे तो हमसे बोल देगा ROH एक्सेस डाइल्यूटेड HCl, तो हम डायरेक्ट चले आएंगे यहां, क्या बना देंगे एसिटल, और अगर तुम थोड़ा डालोगे तो पहले तो बनेगा तुम्हारे पास हेमी, फिर बन जाएगा तुम्हारा वो फाइनल एसिटल या फिर कीटल। अब हम एल्डिहाइड से लेकर गए थे तो ये एसिटल करके हुआ, अगर तुम्हें कीटल या हेमीकीटल बनाना होगा तो क्या करोगे, तो फिर हम करेंगे कीटोन से स्टार्ट।
सिंपल सी बात है, जब हमें कीटल और हेमी कीटल बनाना होगा सेम यही चीज स्टार्ट करेंगे कहां से, कीटोन से। चलो जैसे हमारे पास ये लेते हैं कीटोन, चलो कीटोन सी डबल बॉन्ड नो, इनका भी हाइड्रेटेड फॉर्म बना, एक को सॉल्यूशन में ये रेल में हाइड्रेटेड फॉर्म, सी डबल बॉन्ड को OH में दिखा तो जेम डाइऑल जैसा। ऐसे तो ये बहुत ज्यादा रहता है, वो बहुत कम, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन से वाटर निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम बाहर से अल्कोहल डालते चले जाए और डाइल्यूटेड एसिड भी डालते चले जाए, उससे क्या होगा, अल्कोहल का OH यहाँ से H वाटर निकल जाए और ये कन्वर्ट होने लग जाएंगे कुछ अलग से ग्रुप में। अलग अलग है, कीटोन से आया है तो हेमी कीटल, पहले कौन बनेगा, हेमी, अलग अलग हेमी कीटल। और फिर से अगर तुमने और ठोस दिया ROH डाइल्यूटेड एसिड, ध्यान रखें जब भी कभी कार्बोनिल कंपाउंड हो और ये ठोस दिया तुमने अल्कोहल और डाइल्यूटेड एसिड, पक्का एसिटल हेमी एसिटल कीटल या हेमी कीटल पे पहुंच जाओगे। OR नीचे भी OR, क्या होगा H OH वाटर। अब कहां पहुंच गए, कीटल पे। डायरेक्ट आ सकते थे यहाँ, जी हाँ, अगर तुम डाल देते अल्कोहल बहुत ज्यादा और डाइल्यूटेड एसिड तो डालना ही पड़ेगा, सॉल्वेंट जैसा लेकर जाते हैं इसको, एसिडिक मीडियम रखते हैं थोड़ा सा, तो बन जाएगा कीटल डायरेक्ट। कीटल और एसिटल बनाना होगा तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा तुम्हें अल्कोहल, कहां, कार्बोनिल कंपाउंड में। तो कीटल हेमी कीटल एसिटल हेमी एसिटल बनाते कहां से हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्कोहल डालते हैं और डाइल्यूटेड एसिड रखते हैं उस मीडियम में, कभी एसिटल बना सकते हो, कभी हेमी एसिटल, कभी कीटल, कभी हेमी कीटल, डिपेंड करेगा तुमने बाहर से अल्कोहल डाइल्यूटेड एसिड कितना मिलाया है। अब नोट करके रखना, जो हमारे पास एसिटल ग्रुप है, एसिटल और जो कीटल ग्रुप है, these groups are highly stable, हैं हाईली स्टेबल। एसिटल, एसिटल में तो हमारे पास CH होगा, बहुत 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 ज्यादा स्टेबल होते हैं, कौन, एसिटल और कीटल, नोट कर लेना। इसलिए फिर किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम ढूंढते हैं हेमी वाला ग्रुप। एसिटल एंड हेमी, एसिटल एंड कीटल ये हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल। अगर इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये अक्सर प्रोटेक्टिंग ग्रुप जैसा काम करते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप जैसा काम करते हैं। ये क्या चीज बोल दी आपने, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कहीं एसिटल और कीटल बन गया फिर समझ लो वहां जल्दी से रिएक्शन नहीं होगा, कभी जल्दी से रिएक्शन नहीं होगा, जब तक तुम इसमें एसिडिक मीडियम में इनको नहलाओगे नहीं तब तक ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। प्रोटेक्टिंग ग्रुप जैसा काम करते हैं, कौन, एसिटल और कीटल, हाईली स्टेबल। लेकिन जो हमारे पास हेमी हेमी है, हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल, वहां पे तो देखो CH, एक तरफ OH था ये और एक तरफ OR, CH OH, देखो ये अल्कोहल जैसा फंक्शनल ग्रुप है। और जो हमारे पास हेमी कीटल है वहां पर भी ऐसे रहता है, एक तरफ अल्कोहल और एक तरफ ये। तो जो हेमी एसिटल और हेमी कीटल है ना, ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, और इसी की वजह से ये अगर किसी के पास हो कार्बोहाइड्रेट में तो ये रिएक्टिविटी रखते हैं। अनस्टेबल मतलब, अनस्टेबल का मतलब अंदर एनर्जी है, रिएक्शन करना चाहते हैं, तो ये जल्दी रिएक्शन करना चाहते हैं। हेमी एसिटल और हेमी कीटल, हेमी एसिटल और हेमी कीटल्स रिएक्टिव होते हैं और इनकी प्रेजेंस कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग शुगर बना देता है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के पास हेमी एसिटल या हेमी कीटल है तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग शुगर। एक तो तरीका था वो कि फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टॉलरेंस रेजिस्टेंस से रिएक्शन कर जाए, लेकिन उसके लिए तो हम लोग नॉर्मली एल्डिहाइड और ये सब देखते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। लेकिन अगर उसने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना दिए, वहां पे तो हमें एल्डिहाइड ये सब नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे ढूंढेंगे हेमी एसिटल और हेमी कीटल। अगर हेमी एसिटल और हेमी कीटल दिखा तो वो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक मुद्दा और क्लियर हो गया, क्या हेमी एसिटल और हेमी कीटल हमें अक्सर रिड्यूसिंग शुगर देखने के लिए आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में देखना पड़ेगा, बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में। टफ लगता है लोगों को, लेकिन हम लोग अच्छे से शॉर्टकट से बनाएंगे। कैसे आए, जैसे हम चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ढूंढने, तो हम डी फैमिली स्टार्ट करते हैं, हमेशा अक्सर अपना यही रहता है, डी ग्लूकोज बनाते हैं पहले। आओ
डी ग्लूकोज। पहले डी ग्लूकोज का ये ओपन चेन फॉर्म बना ना, CH2OH HOH HOH। अच्छा, क्यों ऐसा जरूरत पड़ रहा है कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं? क्योंकि इन्होंने दो टेस्ट नहीं दिए। अगर ये 2 टेस्ट दे जाते तो हम मान लेते कि इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन ये ना तो सोडियम बाइसल्फाइड में डिसॉल्व हुई, ना ही इन्होंने सिर्फ टेस्ट दिया। इसका मतलब कुछ लोचा है, इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता ही नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड होता ही नहीं, रियल में नहीं होता। कहाँ रहते हैं ये अपने साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं, जहां पे हेमीएसिटल हेमीकीटल ये सब रहते हैं, लेकिन वो नहीं होते। कौन? कार्बोनिल कंपाउंड। चलिए, तो अगर तुम इनको लेकर जाओ, अब देखो हमने सीखा है ना कि अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कोहल दे दो तो एक हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे वही होगा कि जो हमारे पास ये वाला OH है, सबसे लास्ट वाला, हमेशा यही सबसे लास्ट चिराग वाले कार्बन से अप्रोच कराएंगे, यहां से ऑक्सीजन लेकर अप्रोच कर जाओ और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दो। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए इस कार्बन पे, कार्बोनिल कंपाउंड पे, और पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दे। क्या करने चल रहे हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। उसके लिए पहले मैंने ओपन चेन फॉर्म बनाया और सबसे लास्ट वाला चिराग कार्बन ही रिएक्टिविटी के लिए ज्यादा रहता है, इसी को O को मैंने वहां लेकर गए और उससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दिया। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे तो ध्यान से देखोगे क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन उसके साथ लग जाएगा, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, प्लस होगा तो H को रिलीज कर देगा। कैसे? H प्लस जैसा उसके पास माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगी, और वो H प्लस जो निकलेगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इस O पे, क्योंकि O पे क्या जा रहा होगा है भाई, O पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा होगा, उसको मिल जाएगा H। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इस कार्बन पे आने वाला है CHOH और एक तरफ से ऑक्सीजन मैं बना रहा हूं, देखना ध्यान से, इस कार्बन पे है HOH और J लगा हुआ है ऐसे ही बनाना। अगर तुम्हें कोई भी कार्बोहाइड्रेट का साइक्लिक फॉर्म बनाना है तो बस जो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये सीख लो, सारे कार्बोहाइड्रेट में सेम तरीके से तुम बना लोगे। ये वाला चीज तो सेम ही रहेगा, HOH वहां पर भी, OHH वहां पर भी, HOH वहां पर भी, और ये। अब ध्यान से देखो ये कार्बन कैसा बन गया? चिराग कार्बन है। कैसे चिराग? एक तरफ ऑक्सीजन लगा है, एक तरफ H, एक तरफ OH। मतलब जब तुम लेकर गए डी ग्लूकोज, डी और L में भी तुमने पकड़ा केवल डी, जैसे तुम इसके साइकिल बनाने के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओगे तो अब तो ये साइकिल बन गया ना। देखो साइकिल में कितने मेंबर कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और कितने मेंबर होंगे टोटल? एक ऑक्सीजन भी आएगा वही साइकिल में, तो 6 मेंबर की एक रिंग हो जाएगी। हाँ, साइक्लिक तो हो गया, लेकिन जैसे ही वो साइकिल के फॉर्म में है तो लेकिन एक चिराग कार्बन और जनरेट हो गया। पहले कितने चिराग थे? 1 2 3 4। इसीलिए जब भी एग्जाम में कभी पूछता है ना कि हमें कायरल सेंटर बताओ, चिराग वाले सेंटर बताओ, चिराग क्या है भाई? वही कायरल जो तुम बोलते हैं। तो कायरल सेंटर बताओ, तो हम लोग ओपन चेन फॉर्म में पूछेगा तो 4 बोलते हैं ग्लूकोज में, 1 2 3 4 ही कायरल सेंटर हैं। लेकिन जब साइक्लिक फॉर्म में पूछता है तो उसके पास 1 2 3 4 5 हो जाते हैं साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में 5। अच्छा, इस साइकिल में कितने मेंबर हैं? 6 लोग, लेकिन कार्बन कितने हैं? 5। तो इसको बोलते हैं, मतलब अभी मैं इन जनरल इसका नाम बोल रहा हूं, डी ग्लूकोपाइरानोस। 5 कार्बन तो पाइरानोस, डी ग्लूकोपाइरानोस। अब ये तो वहां पे चिराग कार्बन जनरेट हो गया है ना। अगर वो चिराग कार्बन जनरेट हुआ तो उसके बाद 2 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होंगे। हाँ, मैं दोनों बना रहा हूं, ठीक है। इसके बाद 2 चीज पॉसिबल हो सकता है ना, मैं दोनों बना रहा हूं। ध्यान से देख लें, उसको नोट कर लेना होगा, उसको भी मैं हटाऊंगा। अब एक तो उसका ये बन जाएगा, पहले मैं ऐसे दिखा रहा हूं जैसे में लेके ओपन चेन जैसा है। एक तो हम उसको पहला जो बनाएंगे उसको लिखेंगे HOH, हमेशा यही काम करते हैं, जो फर्स्ट बनाते हैं उसको लिखते हैं HOH। और इसके पास चिराग कार्बन है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, बाहर वाले से यहाँ से सटा हुआ, वही वाला स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, लेकिन उसमें चिराग कार्बन है तो वही स्ट्रक्चर 2 तरीके से एग्जिस्ट करेगा, तो उसके दोनों फॉर्म हम बना रहे हैं। एक बार HOH, ये नया नया जो ताजा ताजा है वो वाला कार्बन, CH2OH, H HOH, वही सेम सेम वाला, सेम सेम, उल्टा उल्टा।
और ये अभी अभी आया है ताजा ताजा। एक तो ये है, एक दूसरा क्या बनेगा जब OH इधर हो और H उधर, दूसरा वाला फॉर्म, उसके लिए मैं उसको हटा रहा हूं। एक ये बना साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और एक और बनेगा जहां पे पहले मैंने जो ये नया चिराग आया है पांचवा वाला, उसमें मैंने HOH दिखाया ना, अगली बार इसको OHH करके दिखा सकते हैं। कैसा? OHH करके। और दिखाते हैं, नया चिराग आया उसको मैं ऐसे करके दिखा रहा है। चार पहले से थे, CH2OH, जहां से एक पूरा का पूरा ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ। अभी साइकिल में इतना गंदे से बना रहा हूँ, साइकिल अभी अलग अच्छे से बनाया जाएगा, लेकिन अभी ऐसे ही बना के रखें। सेम सेम उल्टा, ग्लूकोज वाली बात है ना, फिर से उल्टा। और पहले तुमने HOH दिया था, फर्स्ट बनाते हैं तो HOH, सेकेंड बनाते हैं तो OHH। चिराग नया चिराग आया था तो फर्स्ट HOH दे दिया, दूसरा OHH। यही तो था, CHOH तो था, तो ये देखो CHOH ही है, पहला HOH दूसरा OH। जो पहला फॉर्म मिला ना, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अच्छे से बोलेंगे तो पाइरानोज करके बोलेंगे, क्योंकि साइकिल बन गई 5 नंबर की, 6 नंबर की साइकिल बनी है, लेकिन 5 कार्बन है तो पाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। या अल्फा डी ग्लूकोज भी अक्सर बोल देता है, अल्फा डी। और एक चीज मैं बता दूं, जो ग्लूकोज होते हैं नेचुरली, नोट कर लेना, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। कैसा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। शायद दिख ना रहा हो, नोट कर लेना, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं अल्फा डी प्लस। अब ये प्लस का मतलब हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डी का मतलब क्या है? जो लास्ट वाला चिराग कार्बन था उसके पास OH किधर था? दाहिने साइड। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यहां पर भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। अल्फा लगा दिया, इसका मतलब तुमने उसके साइक्लिक वाले फॉर्म बनाए। पहला वाला जो बना है HOH वाला वो अल्फा, दूसरा OHH वाला उसको बोलते हैं बीटा। बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। और इसी को एक तो ये फॉर्म भी बोल सकते हैं कि हमारे पास बीटा डी प्लस ग्लूकोज। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इसलिए प्लस लगा के दे दिया गया। एक हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, एक हो गया बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, इसका मतलब ग्लूकोज भी 2 तरीके का हो गया, एक अल्फा एक बीटा। हे भगवान, पहले तो ये समझा था कि ग्लूकोज 2 तरीके के थे, डी और एल। नहीं, अभी तो पता चल रहा है ग्लूकोज ही 4 तरीके का होता है। 2 डी वाले मिल गए, अल्फा डी बीटा डी। ऐसे 2 एल वाले मिलेंगे, अल्फा एल बीटा एल। मतलब ग्लूकोज ही 4 तरीके का होता है। जी हाँ, और ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होती। क्या यहाँ पे कोई एल्डिहाइड है? मतलब अभी प्रॉपर साइकिल में बनाना होगा, लेकिन जैसा है ये अभी के लिए फाइनल है। बस इसी को साइकिल में कन्वर्ट कर देना होगा। अच्छा, अब इन दोनों स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखो। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है वो एक हिसाब से, देखो ये वाला कार्बन, इसके पास 2 ऑक्सीजन है ना, यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन बाहर चला गया, रिंग से बाहर। अच्छा, ध्यान से देखो तो जो कार्बन नंबर 1 है, क्या उसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है? और सब लोगों के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन सेम है। HOH HOH OHH OHH HOH HOH, फिर से H और उधर O लगा हुआ है, यहां पर भी वो नीचे से H2H। इसका मतलब डी, हमसे पूछते हैं बताओ अल्फा ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के हैं क्या? हम आपके हैं कौन? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के हैं कौन? तो बोलते हैं यार एक ही कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, तो ये ईपीमर है। हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर ईपीमर्स। लेकिन ऐसा ईपीमर है जो किस कार्बन के अबाउट है? कैसा कार्बन है ये? कोई पूछे ये कार्बन कैसा है? ध्यान से देखो, ये कार्बन के अबाउट एक तो OH एक तो H लगा है और 2 ऑक्सीजन है। इस कार्बन के अबाउट देख रहे हो 2 ऑक्सीजन है, एक तो OH वाला और एक ये ईथर वाला। अच्छा, 2 ऑक्सीजन है। हाँ, तो ये एसिटल हेमीएसिटल कीटल हेमीकीटल इन लोगों में से कुछ ना कुछ होगा। और इसके पास H लगा है, हाँ, तो ये एसिटल वाला फॉर्म से होगा।
H है तो एसिटल, एक तरफ एल्कोहल है और एक तरफ ईथर है तो क्या लगाएंगे, हेमी एसिटल है। अच्छा, ये भी हेमी एसिटल ही है, देखो एक तरफ H है तो एसिटल, एक तरफ OH और एक तरफ O, तो ये हो गया हेमी एसिटल। अच्छा, जब भी कभी कोई इपीमर मिले वो भी एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल या हेमी कीटल वाले कार्बन के अबव, ये तो एक स्पेशल इपीमर मिला, ऐसा इपीमर जो हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल वाले कार्बन के अबव हो। ध्यान से सुनिए, सारे डाई, पहले तो ये स्टीरियोआइसोमर में स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो जो डाइस्टेरियोमर था, कुछ पर्टिकुलर डाइस्टेरियोमर्स इपीमर्स हो जाते हैं जब केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो। हाँ, तो डाइस्टेरियोमर से इपीमर्स मिल सकता है। फिर कुछ इपीमर्स ऐसे होंगे जहां पे कार्बन के अबाउट, एक ही कार्बन के अबाउट डिफरेंस है, लेकिन वो पर्टिकुलर कार्बन या तो एसिटल है या तो हेमी एसिटल है या तो कीटल है या तो हेमी कीटल है। अगर वो पर्टिकुलर कार्बन ऐसा कार्बन निकला, कैसा, एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल या हेमी कीटल, उसके अबाउट अगर डिफरेंस आ गया ऐसे कार्बन के अबाउट, तो बोलते हैं, पहले तो इस पर्टिकुलर कार्बन का एक नया नाम दे देते हैं, बोलते हैं इसको एनामरिक कार्बन। एनामरिक क्या कार्बन, कैसा कार्बन, एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, ऐसे वाले कार्बन को बोलते हैं एनामरिक कार्बन। फिर से इधर साइड पे लिख देता हूं, एनामरिक कार्बन। कैसे कार्बन, एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल वाले कार्बन जो होते हैं उनको बोलते हैं एनामरिक कार्बन। और जब भी कभी एनामरिक कार्बन के पास इपीमर मिल जाए तो उसको बोलते हैं एनामर्स। नया नया नाम आ रहा है, हाँ याद रखेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। तो डाइस्टेरियोमर से इपीमर्स मिल सकता है और इपीमर्स से मिल सकते हैं एनामर्स। क्या सारे एनामर्स इपीमर्स हैं? नहीं। क्या सारे इपीमर्स डाइस्टेरियोमर्स हैं? उल्टा बोला, नहीं। क्या सारे डाइस्टेरियोमर्स इपीमर्स होते हैं? नहीं। क्या सारे इपीमर्स एनामर्स होते हैं? नहीं। लेकिन क्या सारे एनामर्स इपीमर्स होते हैं? हाँ। क्या सारे इपीमर्स डाइस्टेरियोमर्स होते हैं? हाँ। ध्यान से स्लो मोशन में सुनोगे तो समझ में आएगा तुम्हें, नहीं तुम्हें लगा होगा क्या बोल दिया आपने। मैं बोल रहा हूँ सारे डाइस्टेरियोमर्स इपीमर्स हो सकते हैं क्या? नहीं। क्या सारे इपीमर्स एनामर्स हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन एनामर्स इपीमर्स होंगे, इपीमर्स डाइस्टेरियोमर्स होंगे। ठीक है, अब शायद समझ में आया। चलो, तो ये बात हो गई एनामर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एक दूसरे के एनामर्स हैं। क्या है? एनामर्स। एनामर्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के इपीमर्स। कैसा स्पेशल टाइप? एनामरिक कार्बन के पास अगर इपीमर मिल जाए। एनामरिक कार्बन क्या है? एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल वाले कार्बन को ही एनामरिक कार्बन बोल देते हैं। तो जब भी कभी एनामरिक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो और किसी के अबाउट ना हो तो फिर उसको बोल देते हैं एनामर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एक दूसरे के एनामर्स। अब बात आएगी, चलो साइकिल तो तुमने बना लिया, तो वो साइकिल बनाओ जो हमें देखने को मिलता है इधर उधर। आओ इसको कन्वर्ट करते हैं साइकिल में। कैसे? शॉर्टकट से आओ बताओ। ये अब 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। जी हाँ, तो पहले इनको इन जनरल साइकिल में कन्वर्ट कर लो। इन जनरल इनकी साइकिल ऐसे बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा देखना चाहिए ऐसे। चलो मैं इस अल्फा वाले को कन्वर्ट करने चलता हूं। पहले तो ऐसे बनाना, ऐसे 1 2 3 4 5 हो गए कार्बन, 1 हो गया ऑक्सीजन। अब सबके पास देखो 2 लोग लगे, मैं इधर डंडा रख देता हूं, बॉन्ड ऐसे। ये यहां से स्टार्ट होगा हमारा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 हमेशा बाहर होगा, रिंग से बाहर। ध्यान रखना, जो ये कार्बन नंबर 6 होगा हमेशा, चाहे जो कार्बोहाइड्रेट बनाओगे हमेशा 6 नंबर कार्बन पे CH2OH आएगा, वो बाहर होगा 6 नंबर कार्बन। कभी भी 6 नंबर कार्बन तुम्हें कार्बोहाइड्रेट में अंदर नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चल। अच्छा भाई, क्या होगा अब हमारे पास जो, अब किसको कहां दिखाएंगे? तो यहां पे 1 2 3 4 दे रखा है ना। अच्छा, जो भी चीज तुम्हें मिलेगा ऐसे स्ट्रक्चर के सामने जाके खड़े हो जाओ। जो तुमने ये वाला बनाया, जो भी तुम्हें मिलेगा राइट साइड में, राइट साइड में जो मिलेगा राइट साइड में उसको लिखना नीचे, जो लेफ्ट में मिलेगा उसको लिखना ऊपर। है क्या बोल रहे? जो राइट साइड में मिलेगा उसको नीचे, जो लेफ्ट मिलेगा उसको ऊपर। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का तुम साइकिल बना पाओगे? तो बोलेंगे अच्छा भाई, ये कार्बन नंबर 1 पे OH और H है, किसको ऊपर किसको नीचे? OH को नीचे, क्योंकि वो राइट साइड में है। H को ऊपर, OH को नीचे, सेकंड नंबर कार्बन पे H को ऊपर, फिर भाई H को नीचे,
OH को ऊपर, फिर कार्बन नंबर 4 पे OH को नीचे, H को ऊपर, और 5 में तो हमारे पास मजबूरी है, 5 में हमने बोला ना CH2OH को हमेशा ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो बचा हुआ H इधर। ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। इतना आसान था? नहीं, कुछ लोग समझ रहे होंगे इतना आसान है, माथा खराब हो गया इसमें। नहीं नहीं, एक बार शांति से सुकून से पूरे प्रोसेस को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 6 नंबर की तुमने रिंग बनाई, नंबरिंग यहां से हमेशा स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर जो भी राइट में होगा उसको नीचे, जो लेफ्ट में होगा उसको ऊपर। अच्छा, इसका फॉर्म, इसका साइक्लिक फॉर्म बनाओ अपनी तरफ से, खुद से बनाए और फिर इधर से मैच करना। अच्छे से अगर तुम्हें सीखना है, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक? ऐसे तुम बैठ के देख रहे होगे वीडियो, भगवान हमें सिखा देगा, अपने आप से नहीं चलेगा। चले तो यहाँ पे ये लोग लगे, हमेशा बाहर वाला जो हमारे पास होगा उसको 6 नंबर कार्बन को CH2OH बाहर दे देना है। अब कार्बन नंबर 1 पे देखो, जो राइट साइड में उसको नीचे, H नीचे OH ऊपर, राइट साइड में OH है तो OH नीचे H ऊपर, राइट साइड में H है तो H नीचे OH ऊपर, फिर चेक कर लो OH और H, यहाँ पे H, लास्ट वाला जो कार्बन है उसके पास CH2OH ऊपर ही रहेगा। क्या बन गया ये? बीटा फॉर्म, बीटा डी ग्लूकोज। अब अगर तुम सब चीजों से बचना चाहते हो, पहले तो बना है, बन गया अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। क्या है? ध्यान से देखोगे, केवल इस कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। कार्बन नंबर 1 C1 एपीमर्स बोल सकते हैं इनको, और एनामर्स तो है ही। देखो इसी कार्बन के अबाउट यहाँ पे HOH है, वहां पे OH है। इन जनरल ध्यान रख लो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो ना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, मैं इन जनरल बता रहा हूं, कोई भी कितना भी मेंबर हो अंदर, जब हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास, इस वाले, अगर कभी OH मिला नीचे तो बोलेंगे उसको अल्फा। देखो OH नीचे मिला तो क्या बोला इसको? अल्फा। OH अगर नीचे मिला तो बोलेंगे अल्फा, मदद करेगा कहीं। और अगर मिला OH ऊपर, कोई भी कितने भी मेंबर हो अंदर, अगर इस वाले फर्स्ट वाले कार्बन पे OH मिला ऊपर तो बोलेंगे बीटा। ठीक है? कभी कभी हमें शायद अंदर का ये सब ना समझ पाए कौन कहां लगा होगा, केवल उस वाले कार्बन पे ध्यान देंगे तभी हमें नाम बोलना में आसानी रहेगा, कौन अल्फा कौन बीटा। ठीक है? इस वाले कार्बन पे अगर हमारे पास OH नीचे तो अल्फा, इस वाले कार्बन पे अगर OH ऊपर तो बीटा। ठीक है? चलो देखो, बीटा डी ग्लूकोज आराम से ध्यान भी रख सकते हैं। कैसे? ये वाली साइकिल बनाओ, देखो OH ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर है, ऐसे चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तुम गलती भी करके बच नहीं सकते। देखना, अगर तुमने नीचे कर दिया, नीचे ऊपर, फिर क्या नीचे डाल दोगे? नहीं, बोला तो है वहां हमेशा बाहर ही रहेगा। CH2OH वैसे भी इतना बड़ा है, तुम रिंग के अंदर लिखना चाहोगे आएगा नहीं, उसको बाहर ही रखना पड़ेगा। तो हमेशा बीटा वाला फॉर्म ध्यान रखना, आसान है। बीटा डी ग्लूकोज, ऊपर OH नीचे OH, फिर ऊपर फिर नीचे और फिर बाहर CH2OH। याद रख लेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, बना भी सकते हैं बिल्कुल। तो एनामर समझ में आ गया? हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स अगर तुमने एक भी बार प्यार से सीखा होगा स्टार्टिंग से तो तुम पक्का बना पाओगे। अच्छा भाई, ये तो हो गया इनका। अच्छा, कोई बोलता चलो हमें बीटा डी गैलेक्टोज बना के बताओ साइक्लिक फॉर्म। बीटा डी गैलेक्टोज, सबका अल्फा बीटा एग्जिस्ट करेगा। बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। अच्छा, कैसे बनाएंगे? आओ, हमने अभी सीखा था ना, क्या ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या थे? C4 एपीमर्स। ग्लूकोज अभी तो सीखा था, और गैलेक्टोज कुछ लोग सोचेंगे नहीं सर घंटों पहले सीखा था। है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या थे? C4 एपीमर्स। मतलब तुम बीटा डी ग्लूकोज बना लो और 4 नंबर कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन इधर उधर कर देना, बन जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी ग्लूकोज तो याद रखना आसान है भगवान। कैसे? अभी तो बताया था, OH ऊपर नीचे फिर ऊपर, बची हुई जगह पे H H H H है। ये क्या बना? ये बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। तुम्हें क्या बनाना है? बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनेगा? कार्बन नंबर 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दें? उल्टा। बस क्या बन गया? बीटा डी गैलेक्टोज। बोलो भाई, चलता कि नहीं है? बड़े आराम से बन गया।
बीटा वाला ग्लूकोज याद नहीं रख सकते, बढ़िया, ठीक है। चल बीटा डी गैलेक्टोज बन गया बन गया बन गया। क्यों भाई इसको बनाया? जरूरत है, कभी मिलेगा, आज ही जरूरत पड़ेगा। आओ एक चीज और, अगर हमसे कोई पूछे चलो भाई फ्रक्टोज का नहीं बताओगे साइक्लिक फॉर्म फ्रक्टोज, तो बोलेंगे आओ पहले डी फ्रक्टोज बनाओ। क्या था वो हम लोगों ने सीखा था, CH2H C डबल बॉन्ड O अंदर ए ग्लूकोज जैसा ही था, सेम सेम HOH, फिर से HOH, फिर उल्टा, और ये तो हमारे पास टर्टोमेरिज्म से यहाँ कन्वर्ट हो ही जाते थे, तो CH2HCO जैसा होता। अब फिर यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म बनाना है, जल्दी बनाते हैं। लास्ट वाले जो चिराल कार्बन है वहां से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दो इसके ऊपर, चलो भाई चलो ऊपर, यहाँ से अटैक करो, ये अटैक कर जाएंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा इसके पास OH और एक H, इसके देखो ये ऑक्सीजन लोड कर देगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, O माइनस आएगा उसको मिल जाएगा H, तो OH हो जाएगा, और एक तरफ से H2OH लगा है, तो ये बन जाएगा चिराल। देखना एक तरफ OH, एक तरफ से H2OH, एक तरफ ऑक्सीजन आएगा, एक तरफ नीचे, चारों कार्बन चारों ग्रुप इसके अलग अलग हो जाएंगे। बना एक तरफ OH, एक तरफ से H2OH, एक तरफ तो नीचे ये तीन लोग लटके ही हैं CH2OH, और एक तरफ से इधर जो ऑक्सीजन गया है, ये देखना ये वाला है HOH OH H, ये बन गया नया नया ताजा ताजा चिराग। कितने मेंबर की रिंग बनेगी भाई? मेंबर की रिंग पूछोगे तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की, जिसमें कार्बन कितने होंगे? 4 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन फ्यूरानोज करके बोलेंगे, 5 कार्बन से थे पायरानोज बोलते थे, इसको बोलते हैं फ्यूरानोज करके। चलो इसके भी दो फॉर्म बनेंगे, वही एनामर्स, एक अल्फा एक बीटा। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का अल्फा बीटा फॉर्म उठाओगे तो वो एक दूसरे के एनामर्स होते हैं। पहला वाला फॉर्म कैसे बनाएंगे? HOH जैसा है, HOH यहाँ पे तो HOH है ही नहीं, तो इसको H जैसा समझो, इसको OH। आओ क्या करें, हमारे पास 4 चिराल है यहाँ पे, जो अभी एक ताजा ताजा बना है उसको मैं थोड़ा डिक करके दिखा दिया। इसके पास ऑक्सीजन, उसको मैंने ऊपर से निकाल दिया, इसको ही ऊपर से निकाल दिया, डर नहीं जाना। CH2OH, उसी का ही अल्फा वाला फॉर्म बना रहा हूँ, OHH। अब पहला वाला फॉर्म बनेगा तो HOH लिखते थे ना, तो OH तो यहाँ आएगा ही, इधर H नहीं है, यहाँ क्या आ जाएगा? CH2OH, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, CH2OH, ठीक है, CH2OH। ये वाला अभी ताजा ताजा बना है, CH2OH अच्छे से लिख लेंगे। अब दूसरी बार इसी को उल्टा कर दो, ये बन गया अल्फा डी। जो फ्रक्टोज होते हैं ना, नेचुरली अपने फ्रक्टोज आर लेबोरेटरी, इसलिए इधर लिखते हैं माइनस, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्रक्टोफ्यूरानोज 4 कार्बन है ना साइकिल में, तो फिर इसको बोल रहे हैं फ्यूरानोज। इसी को घुमा दो, CH2OH और OH था उसको उल्टा कर दो, तो वो बन जाएगा बीटा फॉर्म। बीटा बना पाएंगे? बीटा बना दिया, HOH उल्टा घुमा दो, ये तो सेम रहेगा, ये तो सब सेम ही था, ये तो ग्लूकोज वाला ही पार्ट था। अब उल्टा कर देना होगा, इधर OH उधर CH2OH, ठीक है। ये क्या हो गया? दो अपने पास, एक हो गया अल्फा फॉर्म, एक हो गया बीटा। साइकिल चाहिए, किसी का भी साइकिल बनाना है आप बना लेते हैं। इसका साइकिल बनाओगे तो कैसे? अब यहाँ पे तो 4 ही कार्बन होंगे, तो हम इनको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाओगे साइकिल में, जी हाँ। यहीं से स्टार्ट करेंगे उर्दू जैसा, लेफ्ट से। साइकिल में तो 4 ही कार्बन होगी ना, 1 2 3 4, ये 5 और उधर 6 ही कार्बन होते हैं। आओ लॉजिक क्या है? जो लेफ्ट में आएगा उसको नीचे, OH लेफ्ट में है नीचे, बोला था ना अल्फा में हमेशा नीचे OH मिलता है, अल्फा में हमेशा नीचे OH मिलता है, बीटा में ऊपर। चले तो यहाँ OH नीचे, देखो फिर से क्या आएगा, ऊपर क्या जाएगा, यहाँ CH2OH, फिर H, नीचे H होगा, ऊपर OH, जो राइट साइड में आएगा उसको नीचे OH H। अब उसके बाद ये CH2OH, उसको हमेशा ऊपर की तरफ बाहर दिखाना, ऐसे हमेशा ऐसे बाहर। चलिए तो ये हो गया हमारे पास साइक्लिक फॉर्म ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज।
अल्फा डी माइनस, क्यों? क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज लेबोरेटरी होता है, इसलिए माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, अगर तुम्हें इसी का बीटा वाला फॉर्म बनाना है, इसी का बीटा उल्टा कर लो, और चाहे तुम यहां से बना लो। ये एक दूसरे की क्या है? ये एक दूसरे के क्या है? अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज एनामर्स। एनामर्स ध्यान से देखोगे तो ये हेमीकीटल, ये देखो हेमीकीटल है, एक तरफ OH है एक तरफ ईथर है, तो ये हेमीकीटल है। हेमीकीटल वाले कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में केवल डिफरेंस है, इसलिए ये क्या है? एनामर्स। एनामेरिक कार्बन के अबाउट डिफरेंस है ना, एनामर्स है। बीटा वाला फॉर्म बनाना है, और बना लेते हैं बीटा। क्या करना होगा? बीटा वाले में OH ऊपर चला जाएगा और सब नौटंकी से, ठीक है, ये OH ऊपर चले जाएंगे, फिर यहाँ OH। ये फ्रक्टोज वाला है नहीं, तो तुम ग्लूकोज वाला गाना गा दो कि सर आपने तो बताया था ऊपर नीचे, नहीं फ्रक्टोज में नहीं बताया था, वो ग्लूकोज में था, बीटा डी ग्लूकोज में ये गाना गा सकते थे, बीटा डी ग्लूकोज ऊपर OH नीचे OH ऊपर OH नीचे OH ऐसे करके। ये हो गया अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। समझ में आ गया? आना ही चाहिए। आओ अब आगे चलते हैं जल्दी से। कहां पे सीखते हैं? एक टर्म जिसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। सुना होगा म्यूटा रोटेशन। चलिए लिखिए, ये क्या चीज है भाई? म्यूटा रोटेशन एक्चुअली में ये है ऑप्टिकल रोटेशन। जो एंगल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल से और उसको दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं, तो वो होता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन। तो जो हमारे पास अगर कभी हम ऐसा करें, पहले तो कुछ ऑप्टिकल रोटेशन हमें ध्यान रखना चाहिए। अल्फा ग्लूकोज, ये याद नहीं रहेगा तो उतना चलेगा, बस अभी जो मैं कहानी बोलूंगा वो समझ लेना। अल्फा ग्लूकोज वही अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायराडोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन, दोनों ही तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज अभी तो बोला था डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो लगभग एग्जैक्ट में तो होता है 112 डिग्री प्लस, लेकिन लगभग हम लोग इसको 110 जैसा मान के याद रख सकते हैं। ये होता है एग्जैक्ट में 18.7 डिग्री। याद रखने के लिए तुम इसको 20 जैसा याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं 110 और 20 याद रखने के लिए। अच्छा, तो करते क्या है ना, अगर म्यूटा रोटेशन पॉइंट सिग्नेचर म्यूटा रोटेशन क्या बताता है? ये म्यूटा रोटेशन अगर तुम कभी 100% प्योर फॉर्म लेकर चले जाओ अल्फा डी ग्लूकोज का, और तुम उसको डाल दो पानी में। अब तुम सोचोगे कि हम जब अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डालेंगे तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन उतना ही रहना चाहिए, 112 डिग्री। ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि अगर उसका ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री होता है, 110 डिग्री होता है, तो इतना ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम अल्फा डी ग्लूकोज को डालते हैं पानी में, तो इनके पास क्या ग्रुप है? हेमीएसिटल या फिर हेमीकीटल। ग्लूकोज वाले के पास क्या था? स्ट्रक्चर में जाके देखोगे तो हमें मिलेगा हेमीएसिटल। इसके पास हेमीएसिटल ग्रुप है। थोड़ी देर पहले बोला था ना, हेमीएसिटल और हेमीकीटल ग्रुप कैसे होते हैं? अनस्टेबल। और ये एक्वस मीडियम में अपने ओपन चेन फॉर्म में फिर से टूट जाते हैं। एक्वस मीडियम रखो तो ओपन चेन फॉर्म में चले जाते हैं। तो क्या ओपन चेन फॉर्म में रहते हैं? नहीं रहते नहीं, लेकिन टूटते हैं एक बार। तो जैसे तुम अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डालोगे एक्वस मीडियम में, तो ये चले जाते हैं अपने ओपन चेन फॉर्म में। ओपन चेन फॉर्म वही CHO, HOH, OHH, HOH, HOH, CH2H वाला फॉर्म, ऐसे वाले फॉर्म में चले जाते हैं। कौन? अलार्म बजा, टाइम हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन तब भी हम लोग सीखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो जब भी कभी हम प्योर फॉर्म 100% प्योर लेकर चले आए, किसको? अल्फा डी ग्लूकोज को। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो ओपन चेन फॉर्म में चला गया। अगर ओपन चेन फॉर्म में गया तो क्या ओपन चेन फॉर्म में रहता है? नहीं। सीखा तो जो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है, सिफ टेस्ट है, उसने बताया ओपन चेन फॉर्म में ये रहते नहीं। तो फिर से वो साइकिल में टूटेंगे। जैसे वो फिर से साइकिल में जाएंगे तो क्या होगा? ओपन चेन फॉर्म जैसे ही साइकिल में जाता है, देखा था चिराल कार्बन जनरेट होता है, तुरंत ही दोनों बनने लगते हैं, अल्फा भी और आगे बीटा भी बनाने लग जाएंगे, बीटा डी ग्लूकोज। अभी तो सीखा था
कि जब तुम ओपन चेन फॉर्म को जैसे साइकिल में कन्वर्ट करोगे बनने लगता है चिराग कार्बन, और अगर चिराग कार्बन बना तो फिर वो अल्फा में भी आएगा और सामने बीटा में भी जाएगा। अच्छा, इसका मतलब इसका ऑप्टिकल रोटेशन था तो 112 डिग्री, लेकिन जैसे पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये तो टूट जाएगा, ये कम होने लगेगा और बीटा डी ग्लूकोज भी आने लगेगा। बीटा डी ग्लूकोज भी पानी में टूटेगा, अल्फा में जाएगा, ये बीटा, ये कन्वर्जन चलता रहेगा थोड़ी देर तक। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये तो 112 डिग्री था, लेकिन ये तो कंज्यूम होने लगा और 20 डिग्री वाला कंपाउंड बनने लगा। एग्जैक्ट में तो 18.7 लगभग उसको 20 बोल देते हैं और इसको 110। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन 110 डिग्री था, इतना ही रहना चाहिए था, लेकिन पानी डाला ये टूट गया, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन भी कम होता जाएगा, क्योंकि यही नहीं रहा तो कौन रोटेट करेगा, और धीरे धीरे ऑप्टिकल रोटेशन 20 की तरफ जाने लगा, 20 से इधर 110 डिग्री की तरफ। ये ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होते रहना और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये यहां से वहां से यहां, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आने के बाद जो इनका ऑप्टिकल रोटेशन होता है ना, वो आता है 52.7 डिग्री। कितना? 52.7 डिग्री। अच्छा, अब ये जो ऑप्टिकल रोटेशन आया, क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं, हम तो 100% प्योर ये लेकर गए थे। तो हम बोलते हैं जब भी कभी हम किसी एनामरिक फॉर्म को, जैसे अल्फा बीटा क्या थे, एक दूसरे के एनामर थे, तो उसका एक फॉर्म लेकर चले गए प्योर, पानी में डाला, उसका ऑप्टिकल रोटेशन घटता रहा। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ गया, इतना नहीं आ गया। और इसका ऑप्टिकल रोटेशन लगातार चेंज होते रहना ही म्यूटा रोटेशन होता है। कौन म्यूटा रोटेशन शो करते हैं? जिनके पास हेमीएसिटल और हेमीकीटल ग्रुप होते हैं। ध्यान रखना, वही एनामर्स शो करते हैं। एनामर्स कौन होंगे? जिनके पास ये हेमीएसिटल और हेमीकीटल ग्रुप। नॉर्मली जब टूटे तो वो दो फॉर्म में बन सके, तो वही कर पाते हैं जिनके पास हेमीएसिटल और हेमीकीटल ग्रुप हो। हेमीएसिटल हेमीकीटल ही टूटेंगे क्योंकि वही अनस्टेबल होते हैं, तो पानी में डालें तो वो टूटे, अपने दूसरे फॉर्म में जाए, फिर दूसरे से इधर इक्विलिब्रियम चलता रहे, मतलब ये इक्विलिब्रियम आगे पीछे शिफ्ट होता रहेगा, बाद में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो इनका ऑप्टिकल रोटेशन लगातार चेंज होता हुआ कुछ नया बन जाएगा। हाँ, और यही ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होते रहना ही क्या हो जाता है? म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन अगर उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया और हमसे पूछ लिया बताओ म्यूटा रोटेशन कौन शो करेगा, वो सारे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास हेमीएसिटल और हेमीकीटल ग्रुप होता है वो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। या ऐसे बोले, जो रिड्यूसिंग शुगर होगा वो पक्का म्यूटा रोटेशन शो करेगा। चलिए, म्यूटा रोटेशन वाली बात समझ में आ गई है भाई? म्यूटा रोटेशन समझ में आया क्या? हाँ, जिसके पास हेमीएसिटल हेमीकीटल ग्रुप होगा वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। अच्छा, अभी तुमने वो बनाया था फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या था अपने पास? मैं जैसे अल्फा, तुम तो जाके साइकिल वाला स्ट्रक्चर देख लो क्योंकि तुम्हें याद नहीं होगा। अगर हम बनाए अल्फा वाला, फ्रक्टोज में अल्फा वाला बनाना आसान है। यहाँ पे नीचे ऊपर करके खेल सकते हैं। अल्फा बनाना है तो नीचे से खेलना होता है। ये मैंने बना दिया अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। हमसे कोई पूछे क्या भाई तुम म्यूटा रोटेशन शो करेगा? म्यूटा रोटेशन। और क्या तुम म्यूटा रोटेशन शो करोगे? और साथ में क्या तुम रिड्यूसिंग शुगर हो या नहीं? देख पाएंगे? हमने अभी बताया रिड्यूसिंग शुगर वो होगा जिसके पास हेमीएसिटल या हेमीकीटल ग्रुप हो, और म्यूटा रोटेशन वो शो करेगा जिसके पास हेमीएसिटल या हेमीकीटल ग्रुप हो। पता चलेगा कि तुमने पूरा वीडियो देखा कि नहीं देखा। वो कैसे पता चलेगा? जब तुम इस क्वेश्चन का भी आंसर देकर जाओगे। तुम्हें ढूंढना होगा यहाँ पे हेमीएसिटल या हेमीकीटल ग्रुप है, अगर है तो फिर देगा और रोटेशन भी शो करेगा, रिड्यूसिंग शुगर भी होगा। तुम्हें देखना पड़ेगा हेमीएसिटल या हेमीकीटल है क्या, आगे फैला कर तुम देखोगे। अगर यहाँ हेमीएसिटल या हेमीकीटल मिला, पक्का म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा और साथ में रिड्यूसिंग शुगर भी होगा। चले भाई, तो ये भी काम खत्म हो गया। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा पार्ट जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, चले अब कहां चलते हैं? बस अंतिम सफर पे। कहां? अंतिम सफर पे, सेकेंड अंतिम सफर समझ लो, डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स कौन कौन से? एक हमारे पास होगा सुक्रोज, सीख लेंगे जल्दी। एक सुक्रोज बता दें, चलो सुक्रोज हमारे पास बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज।
अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। जब भी तुम सुक्रोज में पानी डालो तो वो डाइसेक्राइड है वो टूट जाता है, कहाँ? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में। स्ट्रक्चर इनका अल्फा डी ग्लूकोज बनाए, पुराना स्ट्रक्चर तुम देख के आओ। अल्फा बनाना होगा तो OH कहां रहेगा? नीचे। बीटा वाले में क्या था? ऊपर नीचे। यहां पे क्या होगा? नीचे नीचे ऊपर नीचे। पता नहीं तुम्हें ये गाना समझ में आ रहा है कि नहीं? बीटा वाला क्या था गाना? वो तो था ऊपर नीचे ना, और वो एक दूसरे के एनामर्स है तो एक ही कार्बन के बहुत डिफरेंस होगा, वही तुमने जो ऊपर नीचे होता था उसको तुमने नीचे नीचे कर दिया, बस। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब बनाओ क्या? अब बनाना पड़ेगा बीटा डी फ्रक्टोज। वो कैसे बनेगा? हम इसी के जस्ट नीचे बनाएंगे। बीटा होता है तो जो ये वाला कार्बन होता है उसके पास OH कहां होता है? ऊपर। ये तो अल्फा वाला फॉर्म हो गया। बीटा वाला फॉर्म बनाने चलते हैं, दिखना चाहिए तुम्हें। बीटा वाला फॉर्म, OH ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगर तुम सब नहीं ध्यान रखना चाहते, नहीं ध्यान रखो, बस ये ध्यान रखो, देखो 4 नंबर की रिंग है, मतलब 4 कार्बन है अंदर, और बीटा वाला है ना तो ऊपर OH आएगा, वो अल्फा वाला था तो नीचे OH आएगा, बस। ये वाला स्ट्रक्चर अगर तुम एक दो बार बनाओगे तो तुम्हें याद रहेगा। मिलाओ और वाटर निकाल दो। अब जो बना स्ट्रक्चर यही है, यहां से HOH हटा देते हैं, हट जा रहा है क्योंकि इतना डेंजरस स्ट्रक्चर दोबारा बनाने में दिक्कत हो। ये लगा दो OH, यहाँ पे OH और H वाटर निकल गया, बन गया वो। ये बन गया जो स्ट्रक्चर अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से, दोनों डी वाले फॉर्म ही हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब जो ये स्ट्रक्चर बना, यही किसका स्ट्रक्चर है? यही किसका स्ट्रक्चर है? थोड़ा अच्छे से दिखाया जाए। यही स्ट्रक्चर है अपने पास सुक्रोज का, है किसका स्ट्रक्चर है? ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। अच्छा चलो आंखें फैला के देखो, इसमें हेमीएसिटल या हेमीकीटल है? क्या भाई हेमीएसिटल है? ये नहीं। H लगा है दोनों तरफ इथर इथर, तो ये तो एसिटल है, हेमी नहीं। इसके पास देखो H लगा है तो ये एसिटल जैसा होगा, इधर भी इथर उधर भी इथर, H नहीं, यहाँ पे होता है CH2OH। यहाँ पे देखो एक भी H नहीं है तो ये कीटल जैसा होगा, और यहाँ पर भी इथर ऊपर भी इथर, तो कीटल ही रह जाएगा। तो ऊपर एसिटल है नीचे कीटल है, तो क्या इसके पास हेमी है? नहीं। हेमी एसिटल है नहीं ना हेमी कीटल है, ध्यान से देख लो, कहीं नहीं होगा ना, तो इसके पास हेमी एसिटल ना ही इसके पास हेमी कीटल, तो ना ही ये रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? नहीं। कभी हमसे पूछ लेगा क्यों नहीं रिड्यूसिंग शुगर है, बोलेंगे क्योंकि इसके पास हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप नहीं है। क्या ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा? नहीं। म्यूटा रोटेशन शो करने के लिए भाई डांट दोगे तो शो कर देगा क्या? नहीं, बच्चा थोड़ी ना है, डांट दोगे तो कुछ कर देगा। तुम्हें तो इसको बोलना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास हेमीएसिटल या हेमीकीटल है? ये मुंह बना देगा, बोलेगा ना हमारे पास नहीं है, तो फिर तुम म्यूटा रोटेशन शो करोगे क्या? नहीं, म्यूटा रोटेशन नहीं शो करेगी। अच्छा ये हो गया फर्स्ट हमारे पास, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, हेमीएसिटल हेमीकीटल ग्रुप ना होने की वजह से, और बना किससे है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता उसी वजह से। अच्छा अब जब भी कभी दो कार्बोहाइड्रेट को मिलाओगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, तो वहां पे COC हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की लिंकेज। जब भी कभी कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाएं और COC लिंकेज डेवलप हो जाए, ऐसे लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमसे पूछता है जो सुक्रोज है ना उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बना या ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बना वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना है। हाँ, तो ग्लूकोज का कौन सा कार्बन आया और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन आया? फ्रक्टोज में नंबरिंग यहां से स्टार्ट होता है, नंबर 1 2 3 4 5 6, और ग्लूकोज में यहीं से 1 2 3 4 5 6। तो जो फ्रक्टोज है उसका कार्बन नंबर 2 और जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1, तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, इनसे मिलके बना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। कैसे ध्यान आएगा इस स्ट्रक्चर को, एक बार बनाओ ध्यान से, इसको बस देख लो, ये सुक्रोज जैसा है,
एग्जाम में बस तुम्हें याद आना चाहिए, ऊपर था कुछ 6 मेंबर की रिंग वाला, नीचे OH आता तो वो नीचे OH मतलब अल्फा, ये यहाँ से कुछ ऊपर आता था तो ये बीटा, ग्लूकोज वो अल्फा रहा होगा, ये बीटा रहा होगा। ठीक है, फ्रक्टोज में हमेशा C2 लिंकेज से ही आगे जाकर के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, वहीं से जाकर के वो लगते हैं। ठीक है, चलिए तो C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है किसके पास, सुक्रोज के पास। खत्म हो गया ये डाइसैकेराइड। जी हाँ, अगला डाइसैकेराइड माल्टोज। वो किससे मिलकर बना होता है, आसान है, वो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। मतलब अल्फा ग्लूकोज को अगर तुम डिहाइड्रेट करोगे तो बन जाएगा माल्टोज, जिसको बोलते हैं माल्ट शुगर। अच्छा, सुक्रोज को एक और बोलते हैं टेबल शुगर, है ये क्या चीज है, टेबल शुगर क्या चीज है, खाते हो चाय वाय में डाल के टेबल पे रखे रहते हैं, टेबल शुगर बोल देते हैं इसको। एक चीज और समझ लेना, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसे यहीं पे सीख लेना चाहिए, इन्वर्जन ऑफ शुगर ये क्या चीज है, इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या चीज भाई इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है और बताते हैं। इन्वर्जन ऑफ शुगर है कि हमारे पास अगर सुक्रोज ले लें हम, सुक्रोज जो होता है नेचुरली अकरिंग सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटर होता है। कैसा, डेक्स्ट्रो रोटेटर। जब तुम इसको पानी में डाल दो थोड़ा सा एसिडिक मीडियम देकर, तो ये जब टूटेगा तो कहां टूटेगा, अपने मोनोमर्स में, कहां कहां, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अभी तो सीखा था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बने, अच्छे से बोले तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में टूटेंगे। अच्छा, जो अल्फा डी ग्लूकोज बना है तो क्या ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें, ये क्या अपना ऑप्टिकल रोटेशन 110 डिग्री रख पाएगा पानी में, नहीं, ये तो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। अल्टीमेटली ये बीटा के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा और अल्टीमेटली जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो कितना होगा, 52.7 डिग्री। और फ्रक्टोज के लिए ध्यान रखें, फ्रक्टोज के लिए कितना ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो ध्यान रखते हैं F से, FM एक बहुत बेहतरीन सा FM होता है, FM चैनल जिसको बोलते हैं 92.7 बिग FM, सुना होगा, बजाते रहो। 92.7 बिग FM सुना है, वही इसका ऑप्टिकल रोटेशन है, किसका, F का, किसका, FM का, किसका, फ्रक्टोज का। ऑप्टिकल रोटेशन FM चैनल जैसा, 92.7 बिग FM जैसा, 92.7 डिग्री कैसा, नेगेटिव। इसका ऑप्टिकल रोटेशन जब भी वो इक्विलिब्रियम म्यूटा रोटेशन शो करने के बाद बनेगा 92.7 डिग्री शो करता है। अच्छा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, जब तुमने पानी में डाला तो डेक्स्ट्रो भी बना, लेवो भी बना। कौन ज्यादा है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन ज्यादा है डेक्स्ट्रो वाले का, या मतलब ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज का, और नेगेटिव में ज्यादा है, तो अल्टीमेटली कैसा हो जाएगा, ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो हो जाएगा लेवो रोटेटरी। कैसा, लेवो रोटेटरी। नेट में कैसा हो जाएगा ये ऑप्टिकल रोटेशन, नेगेटिव। भाई ये तो कुछ पॉजिटिव में रोटेट करता था, लेकिन अल्टीमेटली ये 52.7 से पॉजिटिव, ये 92.7 से नेगेटिव, तो अल्टीमेटली तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना। हाँ, इसीलिए बोलते हैं जब तुम सुक्रोज को पानी में डालो तो इन्वर्जन हो जाता है, पहले डेक्स्ट्रो था, बाद में पूरा मिक्सचर कैसा हो जाएगा, लेवो रोटेटरी। तो यही होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का पूरा जो शुगर था, सुक्रोज था, जो शुगर था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बाद में उसका मिक्सचर पानी डालने पे लेवो रोटेटरी हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव में ज्यादा था, इसी वजह से नेट में सॉल्यूशन लेवो रोटेटरी हो जाएगा, और इसी का डेक्स्ट्रो से लेवो में कन्वर्ट हो जाना, उसी को बोल देते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, अच्छा, माल्टोज मिलके बने होते हैं माल्टोज, किससे भाई, बोल तो दिया था थोड़ी देर पहले, माल्टोज, माल्ट शुगर बोलते हैं इसको, माल्ट शुगर। अब बताएं क्यों बोलते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जल्दी खत्म करते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, ये इनका मोनोमर है और ये डाइसैकेराइड है। अल्फा डी ग्लूकोज बनाना था, बीटा बनाना आसान था, हाँ, क्या था, ऊपर नीचे करके, तो बीटा बना लिया करो हमेशा। क्यों भाई, अगर बीटा से अल्फा बना लेंगे, वो एक दूसरे के एनामर्स होते हैं। चलो, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। हमें अल्फा चाहिए, अल्फा बना लो, कार्बन नंबर 1 को उल्टा कर दो बस। एक और बनाओ क्योंकि डाइसैकेराइड है। चल भाई एक और बना, पास में ऐसे सामने थोड़ी देर पहले जैसे ऊपर नीचे होता था, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे नहीं, गंदी बात है, नीचे मतलब साइड में, नीचे
ऊपर नीचे। मजा आता होगा सुनने में। 2 घंटे तो हम यही कर रहे हैं, पता नहीं तुम 2 घंटे देख पा रहे कि नहीं। अब क्या होगा, बस यहां से वहां से वाटर निकाल दो, HOH। इसका जो ये वाला है कार्बन नंबर 1 2 3 4 कार्बन और इसका कार्बन नंबर 1, तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देना। यहां से मैं वाटर निकाल देता हूं, तो यहां से ये लिंकेज बन जाएगा, यही हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, कोई पूछे भाई तुम हो क्या रिड्यूसिंग शुगर, क्या तुम रिड्यूसिंग शुगर हो, क्या तुम ब्यूटा रोटेशन शो करोगे? एंड भाई रिड्यूसिंग शुगर यहां पे जाके देखो, एक तरफ H है तो एसिटल जैसा होगा, एक तरफ OH एक तरफ ईथर, मतलब कि ये हेमी एसिटल है, उसी का ठिकाना है, रिड्यूसिंग शुगर भी होगा और न्यूट्रल रोटेशन भी शो करेगा। ठीक है, चलते हैं। माल्टोज, लैक्टोज क्या होता है भाई? वो भी डाइसैकेराइड होता है, लेकिन लैक्टोज जानते हो या ना जानते हो, हमें डाइसैकेराइड करके ध्यान रखना है। लैक्टोज डाइसैकेराइड होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? लैक्टोज ध्यान से देखो, गैलेक्टोज, इसका जो मोनोमर्स होते हैं बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। आ गया बीटा वाला फॉर्म जी, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। पहले गैलेक्टोज पहले बनाए गैलेक्टोज क्या था? C4 इपीमर्स। तो पहले क्या बनाते हैं हम लोग? पहले बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाओगे? ऊपर नीचे रख देंगे तो ये ग्लूकोज ही हो जाएगा। हमें ऊपर कर देना चाहिए क्योंकि गैलेक्टोज बना रहे हैं। C4 वाले पे हमने उल्टा कर दिया, बस ये बन गया बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। अब बीटा डी ग्लूकोज है, यही वाला तो बनाना था, उसमें बस C4 पे उल्टा नहीं करना। चल भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा? ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, क्या ऊपर नीचे? OH ऊपर, फिर नीचे OH, फिर ऊपर OH, फिर नीचे, फिर यहाँ ऊपर चला जाता है। अच्छा, क्या होगा? बस इन्हीं दोनों से वाटर निकाल दो, ये H और यहाँ से OH, बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, ऐसे हैं, मजेदार। अब यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वही बनेगा, इसका C1 उसका C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, क्या C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज चाह रहे? अच्छा, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज, फिर बीटा डी ग्लूकोज। C1 किसका? ये ध्यान रखना, C1 गैलेक्टोज का, पहला वाला गैलेक्टोज का, ये गैलेक्टोज पहले ग्लूकोज बाद में, C4 ग्लूकोज का। अच्छा, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर होगा? टर्मिनल पे जाके देखोगे हेमी एसिटल मिल जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर भी होगा, ब्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। ठीक है, जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा, मैंने पहले बताया है, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएक्शन को क्या कर सकता है? रिड्यूस। तो क्या ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है? क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? जी हाँ। क्या ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा? हाँ। रिड्यूसिंग शुगर का तो मतलब ही वही था। चले आए, तो हो गए हमारे पास मोनोसेक्राइड 3, सेक्राइड्स मतलब डाइसेक्राइड्स हो गए 3, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और इतने सारे टोज पढ़ते हम लोग भी टॉप कर गए होंगे। समझ में आ गया ये? अच्छा, अब लास्ट खत्म कर लेते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स। हाँ, पॉलीसेक्राइड्स क्या क्या है? पॉलीसेक्राइड्स अपने पास हमें क्या क्या पढ़ना है? सेलुलोज है, तुम भी खत्म हो गए भगवान, सेलुलोज फिर हम लोग पढ़ेंगे एमाइलोज, ऐसे बनाना एमाइलोज, फिर हम बनाएंगे एमाइलोपेक्टिन, फिर हम लोग लिखेंगे स्टार्च। ठीक है, सेलुलोज किससे मिलके बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज। सारे के सारे पॉलीमर पॉलीसेकेराइड्स ग्लूकोज से मिलके बनते हैं, मतलब जितना आप लोग को मिलते हैं वो अक्सर ग्लूकोज से। तो जो सेलुलोज है
वो बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं। तो कई सारे बीटा डी ग्लूकोज को लिखते चले जाओ, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते चले जाना, बन जाएगा सेलुलोज। ठीक है, ये मोनोमर है, मोनोमर। इनको एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को ऐसे ऐसे क्यों लिखा है? ऐसे ऐसे, यहां से बनेगा अल्फा, ये अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से। डिफरेंस क्या होता है? एमाइलोज सीधे साधे होते हैं, सीधे साधे लीनियर पॉलीमर, ये भी लीनियर होता है, लीनियर पॉलीमर। लेकिन एमाइलोपेक्टिन यहां थोड़ी नौटंकी होती है, ये लीनियर के साथ साथ ब्रांचिंग भी पैदा कर देते हैं, ये ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर। स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का मिक्सचर है, जानते होगे तुम इतना। एमाइलोज अगर 20% एमाइलोज का सॉल्यूशन ले लें, 80% ले लें एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज 20%, एमाइलोपेक्टिन 80%, एमाइलोपेक्टिन। तो जो नेट में हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाता है स्टार्च। कैसा होता है ये नेट में? वही ब्रांच ही रहेगा, क्योंकि 80% तो ब्रांच वाला ही है, तो नेट में ये ब्रांच होते जाते हैं। ठीक है, सेलुलोज, माइलोज, एमाइलोपेक्टिन। यहां पर वही C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4, यहां पर भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन यहां पर C1C4 नहीं, C1C4 तो रहता ही है, साथ में यहां पे लिंकेज भी क्रिएट होते हैं। ब्रांच है ना, तो ब्रांचिंग भी क्रिएट होता है। तो जब ब्रांचिंग क्रिएट होता है तो वहां से कुछ और अलग तरीके का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता है। देखो एमाइलोज तुम ऐसे भी बोल सकते हो, माल्टोज लिखते चले जाओ, क्योंकि माल्टोज क्या था? अल्फा ग्लूकोज का ही मोनोमर था हमारे पास, मतलब अल्फा ग्लूकोज को 2 बार लिख करके वाटर निकाल देते तो डाइसैकराइड माल्टोज बन जाता, उसी को बार बार लिखते चले जाओ तो वो बन जाता है एमाइलोज। अब तुम एमाइलोज जैसा ही बनाओ, एमाइलोज जैसा था, कई बार अल्फा ग्लूकोज रखते, ऐसे वाटर निकलता चला जाता। एमाइलोज जाके देखो, मैं इधर डायरेक्ट को बना देता हूँ ऐसे, तो ये C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता चला जाएगा, यहाँ पे ये सब लगे रहेंगे। अच्छा, होता क्या है, आगे ये चलते चला जाएगा। होता क्या है, जो यहाँ पे कार्बन नंबर 6 पे लगा हुआ है, ये OH, अब यहीं से ही अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला जाता हो तो लीनियर ही रहता, लेकिन यहां से ब्रांचिंग क्रिएट हो जाता है। ये फर्दर जाकर के ब्रांचिंग क्रिएट करा देते हैं, कहां पे? ये जो कार्बन नंबर 6 है वो ब्रांचिंग क्रिएट करा देते हैं साइड में, फिर से वो दूसरे वाले ग्लूकोज के जो अल्फा ग्लूकोज है ना, हाँ, उनके जो ये OH है यहाँ से वाटर निकाल करके एक अलग सी चेन, फिर यहाँ पे स्ट्रेट एक पॉलीमर बनाना शुरू कर देते हैं ब्रांचिंग निकाल के। तो वो क्या है? कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1। तो जो एमाइलोपेक्टिन है ना, एमाइलोपेक्टिन, हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो रहता ही है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, साथ में यहाँ पे C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी रहता है, C1C6 क्या है? C1 तो वो इन्वॉल्व भी होता है, या इसका C6 से जो ये बाहर वाला है, ब्रांचिंग और कहां से निकालोगे? वहीं से ब्रांचिंग निकल जाता है, ये जो बाहर निकला हुआ था वहीं से ब्रांचिंग। तो एमाइलोपेक्टिन में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो इंपॉर्टेंट है, C1C4 और C1C6, दोनों के ही मोनोमर, चाहे एमाइलोज हो या एमाइलोपेक्टिन, दोनों के ही मोनोमर क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन सा, इतना कहने के लिए तो काफी लेंदी हो गया, काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन हम लोगों ने काफी अच्छे से इन सबको कवर कर लिया, जिसमें आज के टॉपिक में तो बहुत सारा ज्ञान मिला है। अगर तुम इसको सीख पाओ तो तुम्हारे लिए बहुत भले की बात होगी। अगर तुमने ये तीनों लेक्चर्स देख लिए कार्बोहाइड्रेट के, कसम है, गारंटी है, कोई भी बंदा, तुम ये जो लोग इधर 10-5 साल से पढ़ा रहे होंगे ना, पढ़ाने लायक बन जाओगे उनको, क्यों? क्योंकि बहुत कुछ मिल चुका तुम्हें। पॉलीसेकेराइड्स और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन जल्दी में इतना चलेगा। जल्दी में क्या मतलब, जितना भी चीज जरूरी वो सारी चीजें हम लोगों ने देख रखा, कुछ छोड़ा नहीं। ठीक, चलो तो फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से खत्म हो गया, यहीं से तुम्हारे एग्जाम में नीट में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। चलें, आज के लिए इतने रखते हैं, बाय। एक चीज और, बाय करने से पहले, इतना लंबा सा वीडियो है, मैं सोच रहा हूं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक 60-70 रिएक्शंस को निकाल करके एक ऐसे ही 1-1.5 घंटे 2 घंटे का एक अच्छा सा वीडियो बना दूं, जिसमें सारे रिएक्शंस एक साथ आ जाए। बस वो वीडियो देख लो, खत्म, फाइनल रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा एक वीडियो देख करके। तो कमेंट में बताइए ये लेक्चर कैसा लगा, कितने सारे ज्ञान तुम्हें मिले, सीख पाए क्या, और साथ में ये बताओ क्या मैं उसका वीडियो दूं। अगर तुम मांगते हो तो मैं तुम्हें
अगले 2-3 दिन में उसके ऊपर 60-70 रिएक्शंस तुम्हारे पास, पूरा एक लिस्ट वाइज क्या क्या हमें जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना चाहिए उसका एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक, उसको लेकिन तुम्हें कमेंट करके बताना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे मैं फिर उसके ऊपर एक वीडियो दूंगा तुम्हें। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।